आज क्योंकि कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे अच्छे होने हैं तो मैंने अपने लिए एक अमृत, ये मेरा अमृत है एक्चुअली, इसके पीने के बाद ना माइंड आपका बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अभी अमृत कैसे बनाया वो नहीं बता सकता मैं आपको। जय श्री कृष्ण। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन में जितने भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं उनका मैंने डिस्कशन किया था। आपको याद होगा डेप्रिसिएशन आपका एज पर ए स्टेन, मैंने बोला था कि एज पर ए स्टेन ये डेप्रिसिएशन काम करता है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि ए10 के मुताबिक मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन हमारे पास तीन थे। एक आपका एसएलएम, एक आपका डब्ल्यूडीबी और एक आपका प्रोडक्शन यूनिट मेथड। अभी ये प्रोडक्शन यूनिट मेथड क्या होता है, अभी इसका डिस्कशन हम लोगों ने नहीं किया था। इन दोनों के बारे में करना शुरू किया था कि एसएलएम में जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वी चार्ज ऑन द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट, लेकिन डब्ल्यूडीबी में अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है तो हम लोग कॉस्ट में उस साल तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू बचता है, जिसको हम बुक वैल्यू या डब्ल्यूडीबी कहते हैं, हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, है ना। तो ये बातें हमने डिस्कस की थी। फिर याद कीजिए पिछली क्लास में अगर डेट ऑफ परचेज आपका अलग है, डेट ऑफ पुट टू यूज आपका अलग है, और जिस दिन आपने एसेट यूज करना शुरू किया अगर वो अलग है, तो उस केस में हमने आपको बताया था, आपको उस क्लास में भूल गया क्या बोला था मैं, हाँ जी। तो उसमें जितने भी आपके पुट टू यूज रनिंग कंडीशन वाली सारी बातें थी, वो सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमेशा डेप्रिसिएशन की चार्जिंग कब से स्टार्ट होती है, जब आपका एसेट रनिंग कंडीशन में आ गया। इसके बाद बहुत सारी बातें हुई थी बच्चे, कई सारी चीजें। आपका कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट टाइम के सारे खर्चे ऐड करते हैं, छोटा खर्च हो चाहे बड़ा खर्च हो। एक बार एसेट आपका रन करना शुरू कर दिया, उसके बाद उसकी एफिशिएंसी को मेंटेन करने में जो खर्चे होते हैं हम उसको एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, लेकिन जो भी हमारे एसेट की एफिशिएंसी बढ़ाता है जनरली वो बड़े खर्चे होते हैं, वो एसेट्स की कॉस्ट में ऐड किए जाते हैं। और बहुत सारी बातें हमने की थी। पर बच्चे, पिछली क्लास में जितनी सारी बातें हमने स्टडी किया था, आज उन सबको कंबाइन करके हम लोग आपके बड़े क्वेश्चन में एंट्री करेंगे। और आई जरा बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आपका सुनिए मेरी बात ध्यान से। इस चैप्टर में बच्चे परेशान होते हैं बट आप नहीं होंगे, मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, आप क्या बताना। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता है कि 1 अप्रैल 2021, ये कहता है कि 1 अप्रैल 2021 को सीओसी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नाम तो सुना ही होगा, ऐसा मत कहना कि नहीं सर ये नाम हमने नहीं सुना है। अब तो ये नाम मेरे बच्चे आपके खून में बस गया होगा। अगर आपके मम्मी पापा आपको पीटे और पीटने के बाद अगर मान लो कहीं कट जाए तो उस कट में देखोगे कि आपको सीओसी लिखा हुआ है, मैं सच बता रहा हूं। खैर अभी इमोशन पे कंट्रोल कीजिए एंड क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए। कहता है कि सीओसी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन फॉर ₹2 lakhs on 1st October 2021. A new machinery was purchased for ₹1 lakh. On 1st April 2022, company purchased another machinery for 50,000 and on the same date कहता है कि first machine was sold for आपका 1,10,000. फिर कहता है मेरे बच्चे 31st March 2023 को a new machinery was purchased for 1,50,000. On 1st May 2023 second machine कहता है कि became obsolete and sold for ₹30,000. प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट 21-22 का, 22-23 का एंड 23-24 का, 3 सालों का आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कहता है कि 10% है और कहता है मेरे बच्चे डब्ल्यूडीबी मेथड से। फिर कहता है कि अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर। अकाउंट्स की जो क्लोजिंग है ना वो 31st मार्च को होती है। पता है ऐसे क्वेश्चन में जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग हर वक्त परेशान, पता है मेनली कहां पे होते हैं, मेनली परेशान कहां होते हैं, मेनली परेशानी होती है कि यार इतने सारे डेट को मैं कैसे मतलब माइंड में एक साथ लेके चलूं।
कब परचेज हुआ, कब सेल हुआ, कब क्या हुआ, इन बातों को कैसे करें। तो सबसे बेहतर तरीका है कि आपको क्या करना है कि एक डायग्राम बनाना है मेरे बच्चे। आप शुरू कीजिए मेरे साथ, ये आपका रजिस्टर है, तो ऊपर में ना बिल्कुल डायग्राम एक बनाएंगे, और इस डायग्राम पे आपने क्या करना है कि जितनी सारी बातें हैं ना, जितनी सारी बातें, वो डेट वाइज लिखो। आप पहले यहाँ पे डेट वाइज लिखो। ये काम इसी चैप्टर में नहीं, किसी भी चैप्टर में आप कर सकते हो, अगर क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझना चाहते हो तो। देखो ना, कहता है कि यहाँ पे 1 अप्रैल 2021, साथ साथ लिखेंगे आप यहाँ पे। कहता है कि 1 अप्रैल 2021 को सीओसी ने एक मशीन परचेज किया 2 लाख का। एक काम करते हैं, पहला मशीन है ना, तो पहले मशीन को मैं यहाँ पे M1 के नाम से लिख देता हूं, और ये मशीन कितने का है, 2 लाख रुपए का। सर M1 क्यों लिखा आपने, A1 क्यों नहीं लिखा, B1 क्यों नहीं, कुछ भी लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी है। बस ये रिकॉग्नाइज करना है कि पहला मशीन है, और M4 मशीन तो हमने इसलिए M1 कह दिया। ऐसे कुछ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाख का मशीन है। आगे पढ़ो क्या बता रहा है। कहता है कि 1 अक्टूबर 2021, मेरे बच्चे यहां कहीं कहता है 1 अक्टूबर का मतलब क्या हो गया, 10 है ना, 10 हो गया ना, 2021। ये कहता है कि एक फिर से नया मशीन हमने परचेज किया, चलो उसका नाम M2 दे देते हैं, और वो मशीन कितने का बता रहा आपको जी, 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का। ठीक है, आगे पढ़ना। कहता है कि 1 अप्रैल 2022 को, यहां कहीं पे 1 अप्रैल 2022 को कहता है कि अनदर मशीनरी आपने परचेज किया 50,000 का, एक नया मशीन, तो मैं उसका M3 नाम देता हूं, जो M3 कितने का बता रहा है हमारा, 50,000 का। आगे पढ़ना। ऑन द सेम डेट, इसी डेट पे मेरे बच्चे कहता है कि जो फर्स्ट मशीन था ना, ये वाला M1, उसको हमने सेल कर दिया। तो मैं यही कहता हूं कि M1 हमने क्या किया, सोल्ड कर दिया, बेच दिया। कितने में बता रहा है, 1,10,000 पे। पता है, कुछ नहीं कर रहा, जितनी सारी बातें क्वेश्चन के अंदर हैं, उन सारी बातों को मैं क्या कर रहा हूं जी, बड़े आसानी से एक डायग्राम पे लिख रहा हूं, और ताकि मुझे क्वेश्चन पूरा प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए कि किस दिन पे क्या क्या हुआ है। ठीक है, ये भी हो गया। फिर कहता है मेरे बच्चे 31 मार्च 2013 को, ये 23 को, ये मतलब यहां कहीं पे 31 मार्च 23 को कहता है कि फिर से आपने क्या किया है जी, और न्यू मशीनरी परचेज किया, एक नया मशीन 150 पे। तो M3 हो गया था ना, ये M4 इसका नाम दे देता हूं, M4, और वो M4 कितने का बता रहा आपका, 1,50,000, 1,50,000 रुपए का। ठीक है, कहता है कि फर्स्ट में 2023 को सेकेंड मशीन, फर्स्ट में यानी कि यहां से कुछ आगे, यहां कहीं पे फर्स्ट में यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5वां महीना, 5वें महीने के बिल्कुल स्टार्टिंग में, यहां कहता है कि आपने सेकेंड मशीन जो था ना बच्चे, सेकेंड मशीन ये ऑब्सोलीट यानी कि खराब हो गया, और इसको हमने क्या किया, M2 को यहां पे सोल्ड कर दिया। जरा बताओ कितने में सेल किया हमने, 30,000 में, सोल्ड किया हमने 30,000 में। ठीक है, आगे बढ़ना। और क्या बता रहा है, कहता है कि प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द एंडिंग ऑन 21-22। जब भी एग्जाम में 21-22, 22-23, 23-24 ऐसे बोलता है, तो हम ये मानते हैं कि ईयर एंडिंग आपका 31 मार्च को होता है। ठीक है ना, ईयर एंडिंग 31 मार्च को। तो जरा चेक करो ना, इसमें कितने 31 मार्च निकल के आ रहे हैं जी, एक 31 मार्च आपका यहां निकल के आएगा, एक 31 मार्च आपका यहां, जो 31 मार्च 2022 को आपका एंड होगा, यहां से शुरू हुआ ना, तो एक तो ये। फिर 31 मार्च 2023 यहां मेरे बच्चे, ये ठीक उसी दिन पे 31 मार्च 2023 जिस दिन पे आपने M4 को परचेज किया है, और फिर एक आपका एंड होगा 31 मार्च 2024, यहां कहीं ले लो आप, ये 31, इतना लंबा क्या करो, यहीं ले लेता हूं मैं। एक आपका 31 मार्च 2024 जो कि तीसरा साल एंड हो रहा है, और इन्हीं 3 सालों की अकाउंटिंग कह रहा है। वो कह रहा है मेरे बच्चे कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका 10% है, और कहता है कि WDV मेथड से। ध्यान दीजिए, डेप्रिसिएशन का जो रेट है ना, वो कहता है कि आपका 10% पर एनम है, और मेथड आपको क्या बता रहा है जी, WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब ना मैंने पता है क्या किया, क्वेश्चन में मेरे बच्चे जितनी सारी बातें हैं ना, जितनी सारी बातें हैं, उन सारी बातों को मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन में लिख दिया है। अब मुझे आपके बुक को देखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं बिना बुक को देखे बगैर इसके हेल्प से मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करूंगा। आप एक काम करो ना, स्टार्ट कीजिए मेरे साथ बनाना मशीनरी अकाउंट। आप स्टार्ट कीजिए बनाना मेरे साथ यहाँ पे मशीनरी अकाउंट, और आपने क्या करना, इस मशीनरी अकाउंट में आप पहले बिल्कुल आपके रजिस्टर में स्टार्टिंग से टिल द एंड पूरा पेज ले लो, पूरा पेज ले लो।
पेज आपका ज्यादा हो जाए अच्छी बात है, कम नहीं होना चाहिए, बस पूरा पेज ले लो आपका। यहाँ पे हमें 3 साल की अकाउंटिंग करना है, ठीक है ना, 3 साल की अकाउंटिंग। मैं थोड़ा सा सजा देता हूं, पहला क्वेश्चन है, ऐसे मुझे सजाना ठीक लगता नहीं है कोई चीजों को। ये आप जानते हैं कि ये पर्टिकुलर्स आपका है, दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर्स। फिर आपका यहाँ पे अमाउंट है ये, और ये आपका अगेन पर्टिकुलर्स, और फिर आपका यहाँ पे अमाउंट है, ठीक है ना, ये आपका निकल के आया। आप जानते हैं कि मशीन आपका एसेट्स होता है। पर बच्चे जितने भी एसेट्स होते हैं ना, जितने भी एसेट्स होते हैं उनका इंक्रीज होना हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और डिक्रीज होना क्रेडिट करते हैं। ये बचपन में जब आप छोटे छोटे बच्चे थे 11वीं क्लास में, तो आपने सब पढ़ा होगा कि एसेट का हमेशा वी हैव डेबिट बैलेंस, जब जब वो इंक्रीज करेगा तो डेबिट करते हैं और घटना क्रेडिट करते हैं। सुनो ना, आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैं इस डायग्राम से सारी बातें सुनना शुरू करूंगा। कहता है कि ये पहले साल के स्टार्टिंग में, यानी कि 1/4/2021 को यहाँ पे हमने एक मशीन परचेज किया मेरे बच्चे। मशीन हमारा बढ़ गया, ये मानते हुए कि हमने कैश में उसको परचेज किया होगा। टू बैंक अकाउंट आप एंट्री लेकर आइए, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। सर कैश क्यों नहीं? अरे जनरली आज के टाइम पे जितने ट्रांजेक्शन होते हैं ना बच्चे, वो सब बैंक के थ्रू होते हैं, है ना। मशीन खरीदना बेचना बड़े बड़े ट्रांजेक्शन हैं, और बड़े बड़े ट्रांजेक्शन ना बैंक से ही अलाउड होते हैं कंपनी में, तो हम बैंक से एंट्री करेंगे। 2 लाख रुपीज का अमाउंट यहाँ निकल के आया। क्यों सर हम कैश नहीं लिख सकते? अरे क्यों लिखोगे, आप नए जमाने के साथ बढ़ो ना, जो चीज होना चाहिए वो काम करो ना। यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट आपका 2 लाख रुपए का अमाउंट हुआ, ठीक है, मशीन आ गया। और मैं एक काम करता हूँ, ब्रैकेट में यहाँ लिख देता हूँ M1 है। ये ब्रैकेट वाली बात है ना, आपको समझाने के लिए और एग्जामिनर को समझाने के लिए कि भैया ये M1 हमने परचेज किया। अब देखो फिर समय आगे चला, चलते 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 इसी साल में मेरे बच्चे एक नया मशीन परचेज किया जिसका नाम है 1/10/2021 को। ये सेकेंड मशीनरी है, तो आप एक काम कीजिए, 2 बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देना कि ये M2 है, सेकेंड मशीनरी, जिसको कि हमने 1 लाख रुपीज में परचेज किया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ो। चलते चलते मेरे बच्चे साल का एंड आ गया, साल का एंड। जब साल का एंड आ गया ना, तो अब हमें क्या करना है, मशीन को डेप्रिशिएट करना होगा। साल के एंड में जब हम प्रॉफिट लॉस बनाते हैं तो हम क्या करेंगे जी, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो मशीन जब डेप्रिशिएट होगा बच्चे, तो मशीन की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। जब मशीन की वैल्यू कम होगी तो आप साल के एंड में, यानी कि 31 मार्च 2022 को आप यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, है ना। मशीन की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी बाय डेप्रिसिएशन। अकाउंट है, यहाँ पे अकाउंट लिखा हुआ है। मैं किसी भी नाम के आगे अकाउंट लिखूं ना लिखूं, आपको हमेशा लिखना, क्योंकि हर एक नाम के साथ अकाउंट होता है, ठीक है ना। तो बाय डेप्रिसिएशन, और एक काम करो ना, यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना होगा, M1 पे और M2 पे दोनों का आप अलग अलग मुझे बताइए। मेरे हाथ में कैलकुलेटर है, आपके हाथ में भी होना चाहिए। और सुनो, देखो मैं कैसे कंप्यूट करूंगा। देखो जो M1 है ना बच्चे, M1 पहला मशीन, ये देखो साल के स्टार्टिंग से लेकर साल के एंड तक आपने उसको यूज किया है, पूरे साल, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इस 2 लाख पे आपका यहाँ पे 10% के हिसाब से पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 20,000 का अमाउंट आपका। इसको भी कैलकुलेट करके मुझे दिखाना चाहिए क्या, मतलब ही नहीं बनता। ये तो कॉमन सेंस है, हम बड़े बच्चे हैं, हम प्रोफेशनल बच्चे हैं। 2 लाख रुपीज का मशीन है, 10% डेप्रिसिएशन 20 हो गया। अच्छा जरा M2 सुनना, M2 1 लाख की मशीन है मेरे बच्चे, लेकिन ध्यान दो, इस 1 लाख की मशीन को हमने करंट ईयर में कितने समय यूज किया है जी, तो 1 10 से 31 मार्च 10, 11, 12, 1, 2, 3 6 मंथ्स हमने यूज किया है। एक बार मुझे बताओगे कि 1 लाख रुपीज पे 10% और 6 मंथ्स का 6/12 आपका डेप्रिसिएशन कितना निकल के आ गया, 5,000 का अमाउंट आपका, 5,000 का। तो इस तरीके से मेरे बच्चे टोटल जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया ना, वो 25,000 हमने क्या किया जी, पहले साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। मेरे बच्चे पहले साल का एंड है, तो आज यानी कि 31 मार्च 2022 को अब हमारा मशीन कितने वैल्यू का बच गया है, उसको मैं यहां लिखूंगा बाय बैलेंस CD। और मैं यहां भी जो M1 है ना, उसकी वैल्यू और M2 की वैल्यू को अलग अलग दिखाऊंगा। जरा सुनो मेरी बात,
2 लाख रुपीज का मशीन था जब परचेज किया था। 2 लाख में 20,000 की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गया, तो बताओ M1 की वैल्यू आपके पास एंड में कितना बच गया? 180। ये 1 लाख का मशीन था मेरे बच्चे, 5,000 से डेप्रिशिएट हो गया, तो M2 की वैल्यू आपका एंड में कितना रह गया? 95,000। इन दोनों को ऐड करो, बाहर करो, तो ये 2,75,000 का अमाउंट निकल के आता है। इन शॉर्ट ये देखो अकाउंट क्या बता रहा है, 2 + 1 3 लाख का हमने मशीन परचेज किया है जी। 3 लाख में 25,000 हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, और अभी भी मशीन की वैल्यू आपका 275 बचा हुआ है। इसको आप क्लोज करो, 2 + 1 3 लाख। ये हमने क्या किया जी? पहले साल का अंत किया मेरे बच्चे, फर्स्ट ईयर आपका यहाँ पे एंड हो गया कितने से? 3 लाख से। इसमें कोई डाउट तो आपको नहीं होना चाहिए, इट्स वेरी सिंपल। आपका आप प्लीज कॉपी करेंगे। सर एक बात बताओ, ये जो M1 M2 का आपने अलग अलग डेप्रिसिएशन लिखा, क्या मैं वर्किंग नोट्स में निकालकर सिर्फ इकट्ठा 25 नहीं दिखा सकता? दिखा सकते हो बच्चे, लेकिन पता है क्या होगा, आगे जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे ना, वहां परेशान होना शुरू हो जाओगे। इसलिए बेहतर है कि अपने संतोष सर को फॉलो कीजिए, जैसा मैं बोल रहा हूं उस तरीके से कीजिए। क्यों वर्किंग में दिखाओगे जब यहाँ पे आराम से काम हो सकता है? तो अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे। और आपको पता है ना कि जो 31 मार्च 2022 है, वो अगले साल का मेरे बच्चे स्टार्टिंग बनेगा, यानी कि 1 4 2022 है ना। इस साल का एंड, अगले साल का स्टार्टिंग। ये बाई बैलेंस बीडी था, तो ये आपका 2 बैलेंस बीडी हो जाएगा। यानी कि अगले साल के स्टार्टिंग में जरा बताओ, आपका जो मशीन है उसका बैलेंस कितना है? 275, 2,75,000। अब ये 275 में M1 कितने का है, M2 कितने का है, यहां दोबारा नहीं लिखूंगा, समय की बर्बादी है। यही वैल्यू को यहां पे दोबारा क्यों लिखूं, जबकि मुझे पता है कि 275 में M1 आपका 180 का है, M2 आपका 95 का, तो दोबारा क्यों लिखूं? 275 ठीक है। आओ ना अगले साल को लेकर आओ, और देखो ठीक अगले ही दिन, एक ही दिन के बाद मेरे बच्चे एक नया मशीन परचेज किया। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 4 2022 को, यानी कि आपका 31 मार्च के बाद नेक्स्ट डे आपने एक नया मशीन परचेज किया है, आप लिखिए 2 बैंक अकाउंट। मुझे बताओ, ये थर्ड मशीन का हमने नाम क्या दिया था? M3। कितने का मशीन है जी? 50,000 का। तो आप 50,000 का मशीन यहां पे दिखा दो। इसका मतलब हुआ कि 2,75,000 के मशीन आपके पास यहां पे इस साल के स्टार्टिंग में थे, 50,000 का हमने नया मशीन परचेज किया। लेकिन ये क्या मेरे बच्चे, इसी दिन साल के स्टार्टिंग में ही आपने M1 को बेच दिया। जो पहला मशीन था ना, आपने बेच दिया, और कितने में? 1,10,000 में। दिख रहा है ना, कहता है कि आज हमने M1 को सेल कर दिया 110 पे। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ध्यान सुनिए। ये जो M1 आपने यहां पे सेल कर दिया ना बच्चे 110 में, छोड़ो 110 में, मुझे ये बताओ कि ये जो जिस साल में आपने एसेट्स बेचा है, M1 को जिस साल में बेचा है, यानी कि इस साल में, मुझे बताओ कि इसके अंदर M1 की वैल्यू कितनी मिली हुई है? मुझे बताइए कि 2,75,000 में M1 की वैल्यू कितनी मिली हुई है? 180। यही तो था, जो 275 है, M1 कितना? 180 का। मेरे बच्चे, इसमें जो मशीन 180 का मिला हुआ है ना, हमने उसको बेच दिया। एक तो पक्का है, मशीन बिक गया तो मशीन कम हो गया, यानी कि पोस्टिंग आपका इस साइड में आएगा। और याद रखना मेरी बात, मशीन कितने में बिका है उससे मतलब नहीं मेरे बच्चे, जितनी वैल्यू मशीन का इसके अंदर मिला हुआ है ना, जरा बताओ, जो मशीन बिक गया उसकी वैल्यू इसके अंदर कितनी मिली हुई है? 180। आपको 180 यहां से माइनस करना पड़ेगा। जब कोई मशीन बेच देते हो तो उस मशीन की जितनी वैल्यू आपके पास ओपनिंग बैलेंस में मिली होती है ना, हम उस वैल्यू को क्या करते हैं जी, हटा देते हैं, क्योंकि वो मशीन चला गया तो उसकी वैल्यू भी हम क्या करेंगे, यहां से माइनस कर देंगे। यानी कि अब 1 4 2022 को जो मशीन बिक गया मेरे बच्चे, उसका हमें यहाँ पे 1,80,000 की वैल्यू माइनस करना है। बट वो कैसे माइनस किया जाएगा, क्या क्या लिखा जाएगा, उसको मैं आपको यहाँ पे वर्किंग नोट्स में दिखाऊंगा। वर्किंग नोट्स में मेरी बात सुनना, आप इस पूरे पेज को अभी छोड़ देना, क्योंकि अभी ये सेकेंड ईयर का काउंटिंग हो रहा है, फिर थर्ड ईयर का 3 साल का काउंटिंग होगा, तो पूरे पेज को आप छोड़ देना, और फिर अगले पेज पे मेरे साथ ना वर्किंग नोट्स रेडी कीजिए। लिखिए आप यहाँ पे वर्किंग नोट्स नंबर 1, और लिखो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ, लिखो ना। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो 1,80,000 का मशीन जो आपने 110 में यहाँ पे बेच दिया ना, तो आखिर एंट्री कैसे लिखा जाएगा। लिखो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ M1।
M1 जो हमने बेचा ना बच्चे, उसके बेचने पे क्या घाटा क्या फायदा, हम उसको निकाल ले। देखो निकालने का तरीका क्या होता है मैं आपको बताऊं। पहले ना आप लिखना बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड मशीन, जो मशीन आपने बेच दिया, बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड मशीन यानी कि M1 एज ऑन 1 अप्रैल 2000 आपका 22, 1 अप्रैल 2022 को, मतलब जिस साल में आपने मशीन बेचा है ना बच्चे, उस साल के स्टार्टिंग में जरा बताओ M1 की वैल्यू कितनी है, 180। पहले आप क्या करो, उस 180 को यहां पर लिख दो, 1,80,000 रुपए 180, इसमें कोई डाउट आपको नहीं सर। तो जो मशीन बिका है ना, उसकी जो भी वैल्यू स्टार्टिंग में उसको लिख दिया। फिर आपको क्या करना है कि आपको यहां पे माइनस करना है डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल, डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल। मेरे बच्चे, आपको जिस साल में आप उस एसेट्स को बेच रहे हो, जितने समय उस साल में आपने उसको यूज किया होगा अप टू डेट ऑफ सेल, आपको उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। समझो ना मेरी बात। ये देखो, हमने तो इस मशीन को अगले ही दिन बेच दिया, अगले ही दिन मतलब साल के स्टार्टिंग में ही, तो हमने कुछ भी उसको यूज नहीं किया मेरे बच्चे, उसको कुछ भी यूज नहीं किया। क्योंकि कुछ भी यूज नहीं किया, इसीलिए करंट ईयर में जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा अप टू डेट ऑफ सेल, वो आपका नील हो जाएगा। काश ये मशीन आज से 3 महीने के बाद बिकता तो मैं 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करता। काश ये 4 महीने के बाद बिकता तो 4 महीने के बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने अगले ही दिन करंट ईयर में बेच दिया है, तो नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज। इसको चार्ज करने के बाद जो वैल्यू बचता है ना, हम उसे कहते हैं बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। जिस दिन हमने एसेट बेचा ना बच्चे, उस दिन उसकी वैल्यू यहां पे कितनी है जी, 1,80,000। समझो मेरी बात ना, 180 आपका स्टार्टिंग में, वही वैल्यू यहां पे इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इस साल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे जहां पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। इसके बाद मेरे बच्चे, इसमें हम माइनस करते हैं आपका सेल प्रोसीड्स यानी कि ये जो मशीन है हमने कितने में बेचा है, कितना बता रहा है, 1,10,000। तो 1,10,000 हमने क्या किया, यहां पे माइनस किया। फिर जो आपका 70,000 निकल के आया। अब सोचो कि जिस दिन आप मशीन को बेच रहे हो, उस दिन मेरे बच्चे मशीन आपका 180 का था। जिस दिन हमने बेचा ना, हमारे बुक में उसकी वैल्यू कितने की थी, 180 की, और 110 में बिक गया, तो हमें तो लॉस हो गया जी, लॉस ऑन सेल। बुक में जितने की वैल्यू है, अगर उससे कम पे बिकेगा तो लॉस होगा, ज्यादा तो फायदा होगा। हमें 70 का लॉस हो गया। तो मेरे बच्चे, मुझे क्या करना है ना, 1 अप्रैल 2022 को इसमें जितना M1 की वैल्यू मिला हुआ है, मतलब कितना, 180, हमें इस 180 की वैल्यू को माइनस करना है। देखो माइनस कैसे करते हैं, हम लिखते हैं कि भैया करंट ईयर में जितना भी डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज करना है, पहले वो डेप्रिसिएशन चार्ज करो बाय डेप्रिसिएशन। फिर जितने में बिक गया वो बाय कैश या बाय बैंक ज्यादा अच्छा होता है तो बाय बैंक लिख दो। और अगर बेचने पे कोई घाटा फायदा हुआ ना, तो आप उसको क्या करना, आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, मतलब लॉस ऑन सेल आपका हो गया। तो मुझे बताओ, इस पे हमने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, नील अमाउंट, कोई डेप्रिसिएशन नहीं। आप मुझे बताओ, सेल हमने कितने में किया है, 1,10,000 में। आपको लॉस कितने का हो गया, 70,000 का। वो 70 हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट लॉस में। सारे एक्सपेंसेज, रेवेन्यू, लॉस ऑन प्रॉफिट लॉस में जो ट्रांसफर करते हैं, तो ये जो लॉस है मेरे बच्चे 70 को चला गया प्रॉफिट लॉस में। कोई बाहर वाला पूछ दे कि आपने क्या किया, आप उनको बताना हमारे संतोष सर ने बोला है इसमें से जो 1,80,000 का M1 था, हमने उस वैल्यू को हटा दिया। आप चेक करो, तीनों मिला के वैल्यू कितना बनेगा, 180, जो मशीन बिक गया उसका। सर डेप्रिसिएशन नील है, तो क्या ये नाम लिखना जरूरी है? जरूरी नहीं है मेरे बच्चे, फिर मत लिखना। लेकिन क्योंकि मेरा काम आपको समझाना है, तो मैं बताना चाहता हूं कि 180 की वैल्यू को हम कैसे माइनस करते हैं इस टी नाम के थ्रू। जितना करंट ईयर का डेप्रिसिएशन वो बाय डेप्रिसिएशन हो जाएगा, जितने में बिका बाय बैंक हो गया, जो प्रॉफिट लॉस होगा, अगर लॉस हुआ तो बाय प्रॉफिट लॉस, एंड प्रॉफिट तो यहां पे आ जाएगा, वो भी आगे समझाऊंगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है ना, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। ठीक है, अब आगे बढ़ना। और क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे हमने मशीन 3 परचेज किया, M1 बेच दिया, फिर समय आगे चला और चलते चलते मेरे बच्चे साल का एंड आ गया। अरे ये क्या, साल के एंड में, इसी साल में 31 मार्च को एक नया मशीन ले लिया आपने। तो आप एक काम करो, 31 मार्च 2023 को आपने इसी साल में नया मशीन परचेज किया है, तो बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में क्या बोल दूंगा, M4। कितने का मशीन है ये आपका, 1,50,000 का, 150 ऐड करो ना। और मेरे बच्चे साल का एंड आ गया ना, जब साल का एंड आ गया तो साल के एंड में जो मशीन आपके पास एंड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम उसमें डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करेंगे। तो 31 मार्च 2023 को आप यहां पे क्या बोलेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन, आप समझ लो मेरी बात ना, है ना। आपको हर एक साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और किस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, जो मशीन बच गया है। अरे आपके पास जितने सारे मशीन थे उसमें M1 को हमने बेच दिया, अब छोड़ो, मशीन बचा कौन कौन सा है, M2 हमारे पास बचा हुआ है, ये मशीन बचा हुआ है इसमें से। फिर हमने एक नया मशीन लिया, M3 है, और एक नया मशीन और लिया आपका M4 है। ये 3 मशीन हमारे पास है। अब इन तीनों मशीन पे हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेथड कौन सा चल रहा है, WDV। WDV में मेरे बच्चे जो मशीन की वैल्यू आपका इसमें मिला होगा ना, ओपनिंग हम उसी पे चार्ज करते हैं। तो M2 की वैल्यू इसमें कितना मिला हुआ है, बताओ बताओ। इस 275 में M2 की वैल्यू कितना है, 95,000। वो 95,000 का मशीन मेरे बच्चे आपने पूरे साल यूज किया है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 9500। काश ये एसएलएम होता, अगर ये एसएलएम होता तो डेप्रिसिएशन M2 का कॉस्ट यानी कि 1 लाख पे चार्ज करते। बट क्योंकि मेथड आपका WDV है, तो हम क्या करेंगे जी, बचे हुए वैल्यू पे। अच्छा M3 पे आओ। अरे M3 करंट ईयर में देखो स्टार्टिंग में ही ले लिया था, तो पूरे साल आपने उसको यूज किया है, पूरे साल। जब उसको पूरे साल यूज किया तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना आपका हो जाएगा, 5,000 का अमाउंट आपका, है ना। 50,000 का 10% 5। और M4 मेरे बच्चे जो साल के एंड में आपने परचेज किया है, साल के एंड में आपका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, यहां पे नील हो जाएगा। हमने उसको यूज ही नहीं किया, हमने कहा करंट ईयर में उसको एक दिन भी यूज किया। तो जब करंट ईयर में यूज नहीं किया मेरे बच्चे, तो फिर हम क्या करेंगे, यहां पे कुछ भी निकल के नहीं आएगा। मुझे बताओ ये बाहर कितना निकल के आ गया, ये आपका 14,500 रुपीज का यहां पे आपका डेप्रिसिएशन हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं सर, कुछ है ही नहीं। बस ये डायग्राम बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारी बातें यहां पे लिखो, क्वेश्चन में लेकर आओ। और फिर अब हम क्या करेंगे, साल के एंड में यानी कि 31 मार्च 2023 को बाय बैलेंस CD, हमारे पास जो मशीन बच गया ना उनकी वैल्यू। कौन कौन सा मशीन बचा हुआ है जी, M2 बचा हुआ है, M3 बचा हुआ है और M4 बचा हुआ है। मेरे बच्चे थोड़ा सा और समझाऊंगा बस, और कोई रीजन नहीं है, मैं समझाऊंगा इसलिए ब्रैकेट में दिखा रहा हूं कि M2 की वैल्यू कितनी। मुझे बताओ इस साल के स्टार्टिंग में इसमें M2 की वैल्यू कितने की थी, M2 95,000 का। तो आप क्या करोगे, 95,000 जो स्टार्टिंग में था उसमें से करंट ईयर में हमने 9,500 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो बताओ उसकी वैल्यू कितनी बच गई। 95,000 में अगर 9,500 चार्ज किया तो ये हो गया आपका 85,500 रुपीज का अमाउंट, आपका 85,500 रुपीज, है ना बच्चे। M2 की जो वैल्यू बच गया इतना, ये जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं ना आपको समझाने के लिए, एग्जाम में आप लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, है ना। मेन चीज कह जी कि M2 की वैल्यू इतना दिखना होगा। अच्छा M3 कितना, हमने 50,000 में परचेज किया था। ये 50,000 में जो करंट ईयर में परचेज किया, अभी तक हमने सिर्फ करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जो कि 5,000 है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितना बच गया है जी, 45,000, 45। और M4 मेरे बच्चे जो 1,50,000 का था, 1,50,000 का, इस 150 में हमने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, नील चार्ज किया, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया। तो ये वैल्यू हमारा कितना रह गया, 150 का अमाउंट। अब इसको बाहर कीजिए, बताओ तीनों मिला के वैल्यू कितना हो गया, 85,500 प्लस आपका 45,000 और प्लस मेरे बच्चे 150 का अमाउंट, ये टोटल आ गया 2,80,500 रुपीज का अमाउंट। और ये साल हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल ये क्या है जी, एक मैथमेटिक्स है। आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेटर में यूज करने आना चाहिए, बाकी बातें तो सिंपल है, कुछ है नहीं इसके अंदर में। आप कॉपी कीजिए, मेरे पास मेरे बच्चे जगह नहीं है, मैं पहले इसको क्लोज कर दूं। ये दोनों साइड का टोटल कितना हो जाएगा जी, 325, 425, 475, है ना।
यस, ये 475 यहां भी आ गया और इधर का भी, जगह मेरे पास है नहीं, बट ये टोटल कितना हो गया 475 का अमाउंट आपका। ये साल खत्म हो गया। आपको मेरे बच्चे इसके नीचे ही लिखना है। अभी तीसरे साल की अकाउंटिंग करनी है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए तीसरे साल की अकाउंटिंग में इस साइड कर देता हूं, इस साइड में आपका। आप समझ लो मेरी बात ना, मेरी मजबूरी समझ रहे हो ना। मैं इसको हटा के और तीसरे साल की जो अकाउंटिंग है मैं उसको यहां दिखा देता हूं। ये लीजिए, मैं यहां पे इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं मेरे बच्चे। ये रहा हमारा आपका मशीनरी अकाउंट चल रहा है, तीसरे साल की बात हमें करनी है। और ये हमने क्या किया, यहां पर लेकर आए। देखो ना, जो 31 मार्च 2023 का एंड है वो इस साल का स्टार्टिंग हो जाएगा, यानी कि 1/4/2023 टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। मुझे बताओ टू बैलेंस बीडी कितना? ये 2,80,500 रुपीज का अमाउंट, 280,500। मेरी बात सुनो ना, इस 280,500 में इसमें आपका कौन कौन सा मशीन है? M2 है, M3 है, M4 है। उसकी कितनी कितनी वैल्यू मिली हुई है? ये 3 वैल्यू मिली हुई है। देखो, आपको यहां पे कुछ नहीं लिखना, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बार बार नीचे देखो, फिर यहां देखो, फिर नीचे देखो, फिर यहां देखो, मुझे मन नहीं करता। इसलिए मेरे बच्चे मैं यहां पे उसका डिटेल लिख देता हूं कि इसमें हमारे पास M2 है, M3 है और M4 है। M2 की वैल्यू कितना है जिसमें 85,500। आप समझो मेरी बात ना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। M3 जो है मेरे बच्चे, उसकी वैल्यू इसमें कितना है? 45,000 का अमाउंट आपका। और M4 जो आपका है उसका वैल्यू इसमें कितना मिला हुआ है? 1,50,000 का, 1,50,000 का। तो यहां ओपनिंग में आपको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो। मैंने क्या किया भैया, बोला कि देखो बार बार यहां ना देखो, इसलिए मैं वहां पर लेकर आ गया। अब मैं आता हूं मेरे अगले साल में। सुनिए मेरी बात, इस साल क्या हुआ, नजर यहां, ये हमारा लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर। मेरे बच्चे फिर समय आगे चला, चलते 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 चलते, ओहो ये क्या, 1 मई को हमने M2 को सेल कर दिया है। M2, तो ये मशीन मेरे बच्चे बढ़ना डेबिट होगा, घटना क्रेडिट होगा। अगर M2 आपका बिक गया 1 मई को, तो हमें इसमें से क्या करना है? 1 मई यानी कि 1/5/2023 को M2 की जितनी वैल्यू यहां पे मिली हुई है ना, जितनी वैल्यू मिली हुई है उस वैल्यू को हमें यहां पे माइनस करना होगा। क्या मुझे कोई बताएगा क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो 2,80,500 है, इसमें M2 की कितनी वैल्यू मिली हुई है? तो ये आपका है भी 85,500। बोलो ना, ठीक बोल रहा हूं ना? यस सर। तो मुझे मेरे बच्चे यहां पे माइनस करना है, लेकिन माइनस करने का तरीका मुझे पता है। और इसके लिए मैं क्या करूंगा? वर्किंग नोट्स नंबर 2 पे आऊंगा। वर्किंग नोट्स नंबर 2 आप लिखो यहां पे, जैसे हमने पहला वर्किंग किया था, आप लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ क्या जी? M2 के बेचने पे क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ मेरे बच्चे, वो निकालूंगा। और कैसे निकालेंगे? पहले हम यहां पे लिखेंगे बुक वैल्यू ऑफ M2 एज ऑन 1 अप्रैल 2023। मेरे बच्चे, ये एज ऑन 1 अप्रैल 2023 का मतलब होता है जिस साल में मशीन बिक रहा है ना, जिस साल में मशीन बिक रहा है उस साल के स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू कितना है वो बताओ। मतलब जो इसके अंदर वैल्यू मिला हुआ है वो कितना आपका है? M2 आपका 85,500 का। तो हमने क्या किया? 85,500 पहले यहां लिख दिया। मैं इस बात को जानता हूं, आप भी जानते हो कि हमें यहां पे जो टोटल एंट्री करना है ना वो इतने से करना है। हम कैसे करते हैं जी? तो पहले बोलते हैं डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल, है ना। हम लोग यहां क्या लिखते हैं जी? डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल। तो मुझे बताओ जरा कि आपका रेट क्या चल रहा है जी? मेथड क्या चल रहा है? WDV। तो मेरे बच्चे WDV यानी कि जो साल के स्टार्टिंग में वैल्यू है ना 85,500, हम इसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, है ना। मुझे बताओ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? सर रेट क्वेश्चन में 10% आपको दिया हुआ है। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि करंट ईयर में इस M2 को आपने कितने महीने यूज किया है? कितने महीने यूज किया है? तो ध्यान से सुनना, मार्च के बाद अप्रैल का महीना, मई मत काउंट करना मेरे बच्चे, क्योंकि मई के स्टार्टिंग में ही आपने सेल कर दिया है, स्टार्टिंग में ही। तो इस साल में हमने एक ही महीना तो यूज किया अप्रैल का,
अरे बोलो ना। हाँ, मई के स्टार्टिंग में ही आपने क्या किया है, मशीन को बेच दिया। तो अप्रैल के महीने में आपने क्या किया, मशीन को आपने यहां पे लिया है। अप्रैल यानी कि एक महीना, यानी कि 1/12 एक महीने का अप टू डेट ऑफ सेल। जितने समय हमने यूज किया सिर्फ उतने समय का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। 85,500 इंटू मेरे बच्चे 10% और डिवाइड कीजिए 12 से, तो 713 राउंडिंग ऑफ में 713, ऐसे 712.5 आ रहा है। बट आप जानते हैं कि जब हम राउंडिंग ऑफ करते हैं तो 0.5 या उससे ज्यादा होता है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, और 0.5 से कम होता है तो पीछे आ जाते हैं। तो यहां पे आगे चले गए। इसको माइनस करके जो वैल्यू आएगा ना, विल से आपका बुक वैल्यू, हम इसे क्या बोलेंगे जी, बुक वैल्यू। कब कब, तो ऑन डेट ऑफ सेल। ऑन डेट ऑफ सेल हमेशा आपको पहले मशीन का बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल पता करना होगा मेरे बच्चे, प्रॉफिट लॉस को पता करने के लिए। तो ये आ गया आपका 84,787 ये निकल के आया। दिस इज बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। और इसको कहता है कि सोल्ड फॉर, हमने इसको बेच दिया। जरा बताओ कितने में बेच दिया, 30,000 में। तो आप मुझे बताओ ना, जो एसेट आपके बुक में 84,787 का था, जिस दिन मशीन बिका है ना बच्चे, हमारे मुताबिक उसकी वैल्यू 84,787 की थी, और वो हमें 30,000 में बेचना पड़ा। कुछ भी रीजन हो सकता है, हमें तो लॉस हो गया। जरा बताओ 30,000 में बेचू तो कितने का लॉस हो गया, ये आ गया 54,787 का, ये लॉस हो गया मेरे बच्चे। ये आपका निकल के आ गया लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल आपका 54,787 का। मैं लिखता हूं, मेरी बात सुनो। देखो मैं इसकी एंट्री यहां पे कैसे लेकर आऊंगा। हमने कहा कि भैया बाय डेप्रिसिएशन, जरा बताओ इस बार हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ना, ये सर 713। सर आपने डेप्रिसिएशन यहां क्यों नहीं चार्ज किया था, क्योंकि हमने एक दिन भी उस बदमाश को यूज नहीं किया था। कहा हमने स्टार्टिंग में बेच दिया था, देखो ना। बट यहां पे एक महीने के बाद तो हमने चार्ज किया। जितने में बेचा मेरे बच्चे हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। बताओ जरा M2 को हमने कितने में सेल किया है, 30,000 में। और आपको सेल करने पे जो लॉस हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट। लॉस कितने का हो गया है, तो 54 आपका 787 का। तो ये हमने लॉस दिखा दिया। कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा मेरे बच्चे। हमने तो एक कसम खा ली है कि अगर हमने कोई मशीन बेचा है तो जितनी मशीन इसके अंदर में मिली होगी, यानी कि उस मशीन की वैल्यू इस साइड में जितना भी दिखेगा उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए हमें क्या करना होगा जी, अप टू डेट ऑफ सेल पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, उसकी वैल्यू जानना होगा, फिर जितने में बेच दिया वो लिखना होगा, और फिर जो घाटा फायदा हुआ बाय प्रॉफिट लॉस या टू प्रॉफिट लॉस। काम खत्म हो गया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। कुछ और भी हुआ क्या करंट ईयर में? नहीं सर, साल का एंड आ गया। आप देख रहे हो, और कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे, साल का एंड आ गया। तो साल के एंड में यानी कि 31 मार्च 2022 को और 24 को हम लोग क्या करेंगे, वी विल चार्ज यहाँ पे डेप्रिसिएशन। हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे साल के एंड में। और जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो किस पे, M2 तो बिक गया है। हमारे पास कौन कौन से बच गया जी, M3 बच गया और M4 बच गया, दो मशीन बच गया। मुझे बताओगे जरा कि इस करंट ईयर में आपने M3 को आपने पूरे साल यूज किया ना। देखो स्टार्टिंग से आ रहा है, M3 पहले ही परचेज किया गया मेरे बच्चे, इस साल ही परचेज किया था। तो कोई भी मशीन जो इस साल के पहले आपने परचेज किया वो तो करंट ईयर में पूरे साल यूज किया। पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए 4500 है ना, 45,000 का 10%, और इसका 10% कितना आपका हो गया 15,000। तो डेप्रिसिएशन आपका 19,500 रुपीज का चार्ज हो गया। अब तनिक भी देर नहीं करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को खत्म करने वाला हूं। बाय बैलेंस CD जरा बता दो कि आपका M3 और M4 की वैल्यू कितनी बच गई। मैं फिर से थोड़ा सा समय लूंगा, पहला क्वेश्चन है ना बड़ा बड़ा, तो मैं थोड़ा सा समय लूंगा, बट आप चाहो तो इसको कट कर सकते हो। M3 की एंड में वैल्यू कितनी हो गई जी, तो हमने कहा कि भैया M3 स्टार्टिंग में इतने का था 45,000 का, और 45,000 में हमने 4,500 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो ये 40,500 रुपीज की वैल्यू निकल के आ गई।
और M4 मेरे बच्चे जो 1,50,000 का था स्टार्टिंग में, 1,50,000 का, उस पे हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया जी? 15,000। तो इसकी वैल्यू कितना बच गया? 1,35,000। मुझे दोनों का ऐड करके बताओ कि 135 प्लस आपका 40,500, ये वैल्यू एंड में कितना होता है? 1,75,500 रुपीज का अमाउंट। और इस तरीके से मेरे बच्चे अकाउंट क्लोज हो गया। यहां भी आपका 2,80,500, और इधर भी जब इन सबको प्लस माइनस करोगे तो 2,85,000 रुपीज की वैल्यू निकल के आएगी। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या दिक्कत है इसके अंदर में? क्यों मेरे बच्चे नहीं कर पाएंगे? क्या परेशानी है? और बिलीव कीजिए, मैं आपको याद दिलाऊं, जब आप 11वीं क्लास में रहे होंगे बचपन में, तो इस कॉन्सेप्ट को इस लेवल में आने में पता नहीं आपने कितने घंटे गुजार दिए थे। ऐसा क्वेश्चन करो, वैसा क्वेश्चन करो, ये अरे कुछ भी नहीं करना बदमाश। हमने तो कहा कि इसका इस चैप्टर में मास्टरी करने का एक ही महामंत्र है, और महामंत्र पता है क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ आपका ये डायग्राम है। मैं अगर इस डायग्राम को कह दूं ना महामंत्र, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर ये डायग्राम पे आपने सारी बातें प्रॉपर तरीके से लिख ली ना, सवाल ही नहीं बनता कि कोई चीज गलत होगा। सवाल ही नहीं बनता मेरे बच्चे, है ना। सिर्फ मशीन का बढ़ना घटना तो रिकॉर्ड करना है। तो प्लीज कॉपी करेंगे। और एक मैं आपको नोट लिखाना चाहता हूं, जब आप रिवीजन करेंगे, या मान लो एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया या MCQ आ गया, तो वहां पे आप परेशानी ना हो, उसके लिए लिखिए आप, जहां पे आंसर खत्म हुआ ना, उसके बाद लिखेंगे आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट नंबर 1। आपका नोट नंबर 1, वो नोट क्या है? लिखिए यहाँ पे, लिखना फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। हमने कहा कि भैया कोई भी एसेट को बेचने पे क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ, उसको कंपेयर करने के लिए फॉर कैलकुलेटिंग, कहता है कि वी डिडक्ट, हम माइनस करते हैं क्या जी? सेल प्रोसीड्स, मतलब जितने में वो एसेट्स बिका है, सेल प्रोसीड्स फ्रॉम किससे जी? बुक वैल्यू। कौन सा बुक वैल्यू? क्या साल के स्टार्टिंग वाला? नहीं जी, बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ऑन डेट ऑफ सेल। मेरे बच्चे, जो भी बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल होगा, यानी कि इसमें से ये जो वैल्यू आपका है, हम इसमें से क्या करते हैं जी? सेल प्रोसीड्स को, यानी कि जो सेल प्रोसीड्स होगा उसको माइनस करेंगे, और फिर निकल के आएगा कि प्रॉफिट आपका लॉस निकल के आ रहा है, प्रॉफिट या लॉस। ठीक है ना सर? अगर प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे? अरे आएगा ना बदमाश, सारी बातें एक ही बार में थोड़े पढ़ लेगा, अभी बहुत सारी बातें होंगी। आप अपने संतोष सर के साथ चलो ना, अभी सारी बातें समझाऊंगा आपको। तो इतने टिपिकल चीजें बताऊंगा कि बच्चे वहां पे धराशायी हो जाते हैं। डेप्रिसिएशन, सच्ची बता रहा हूं, ऐसा चैप्टर है कि अगर आपका कोई दुश्मन हो और आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, आपको मन करता है कि वो मतलब फेल हो जाए, वो बच्चा फेल हो जाए, आप कान में उसका एग्जाम से 1 मिनट पहले बोल देना डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आने वाला है, हमारे किसी ने बताया है, वो एग्जाम छोड़ के भाग जाएगा। वो कांपने लगेगा मेरे बच्चे, उसकी धरती कांपनी शुरू हो जाएगी। इतना दहशत है इस चैप्टर का, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको प्रूफ करूंगा। 3rd क्वेश्चन खत्म हुआ, मैं आगे आपको 4th क्वेश्चन में लेकर आता हूं। आओ ना, 4th क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 4th क्वेश्चन लेकर, और 4th के ऊपर ना पहले हेडिंग डाल दो आप। 4th के लिए नया आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ये तो इसमें ही करा दिया मैंने क्या? हाँ ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, और आगे ब्रैकेट में एज पर A10 के मुताबिक। कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर A10। सर ये क्या है? मैं आपको समझाता हूं। देखो ना, मैं सोचू ना क्या क्यों ऐसे समझाऊं, क्यों ना क्वेश्चन से समझाऊं। आइए 4th क्वेश्चन में आता हूं। 4th क्वेश्चन में आपको समझाता हूं एक्चुअली ये क्या है। पढ़िए मेरे साथ, पढ़ेंगे आप 4th क्वेश्चन। पढ़ो ना बदमाश, पढ़ो ना 4th क्वेश्चन क्या बता रहा है। कहता है कि सीओ, फिर से सीओ से आ गया। ये नाम आते ही ना एक अजीब सी गनगनाहट होती है बॉडी में। मैं क्या बताऊं, आप भी फील करो ना, मैं तो रोज फील करता हूं।
फोर्थ में कहता है कि सीओसी लिमिटेड परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2020 अ मशीन फॉर 2,40,000 एंड स्पेंट 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। बहुत ध्यान से पिछली क्लास की सारी बातें इस क्वेश्चन में अब यूज किया जाएगा। पता है, कहता है कि जो मशीन आपने परचेज किया है ना, 240 में परचेज तो किया था, लेकिन उसको इंस्टॉल करने में मेरे बच्चे 10,000 खर्च हुआ। आप जानते हैं कि फर्स्ट टाइम जितने सारे खर्चे होते हैं दे ऑल आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। तो हमारा मशीन जो है ना, इसका कॉस्ट कितना हो गया, 250 हो गया। ठीक है, कहता है आगे पढ़ना। 1 अक्टूबर 2020 को एक नया मशीन आपने फिर से परचेज किया जो 3 लाख का था, और कहता है कि 1 जुलाई 2021 को अ न्यू मशीनरी वाज परचेज फॉर 1 लाख रुपीज। फिर से नया मशीन आया। फिर बोलता है कि 1 अक्टूबर 2021 को फर्स्ट मशीन बिकेम ऑब्सोलीट एंड सोल्ड फॉर 60,000। ऑन द सेम डे कहता है कि कंपनी परचेज अ न्यू मशीनरी फॉर 150। ठीक है, आगे पढ़ना, इंपॉर्टेंट पार्ट अब आगे पढ़ रहे हैं। डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31 मार्च एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। मेरे बच्चे, पहले से जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं ना, वो आपका ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि एसएलएम मेथड से हम चार्ज कर रहे हैं 10% के हिसाब से। कहता है कि 31 मार्च 2023 को However, the company changed the method of providing depreciation and adopted the method of writing of 15% on written down value method। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे बच्चे, कंपनी ने ना पहले से एसएलएम मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज करते थे। एसएलएम था और 10% का डिप्रिसिएशन होता था, लेकिन कहता है कि 2023 के एंड में उन्होंने मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज करना चेंज कर दिया। क्या चेंज मेथड करना अलाउड है क्या? हाँ, अलाउड है। AS 10 मेरे बच्चे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो डेप्रिसिएशन को डील करता है, वो कहता है कि हाँ जी, अगर आपको लगता है कि मेथड को चेंज करने से आपका अकाउंट्स और अच्छी तरीके से प्रेजेंट होगा, रियल पिक्चर प्रेजेंट होगा, आप मेथड चेंज कर लो। हमारा AS 10 कहता है कि अगर मान लो कि आपका वो क्या बोलते हैं कि अगर हमारे देश का जो कानून है, लॉ, अगर लॉ कहता है कि आपको मेथड चेंज करना तो चेंज कर लो। AS 10 कहता है कि अगर हमारे अंदर ही, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर ही कोई चेंज आ जाए और उस चेंज को अप्लाई करने के लिए अगर आपको मेथड चेंज करना है तो चेंज कर लो, कोई बात नहीं। 3 बातें बताई मैंने, ध्यान सुनना। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड है, आप चेंज कर सकते हैं AS 10 के मुताबिक अंडर 3 सर्कमस्टांसेज। मैं थ्योरी में भी पढ़ाऊंगा, बट अभी सुन लो, पता कौन कौन सा है। एक तो अगर टू कंप्लाई द लॉ, अगर हमारे कंट्री का कानून कह दे कि भैया मेथड चेंज करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं। ऐसे अभी जब आप बड़े हो जाएंगे या आप जब टैक्स पढ़ेंगे तो टैक्स वाले सर आपको इसके बारे में समझाएंगे। एक ना कंपनी है बच्चे, छोड़ो ना, मैं क्यों टैक्स में जाऊं, मैं तो सिंपली इतना कहता हूं कि अगर जैसे कंपनी आपके कंट्री का जो लॉ है वो कहता है कि मेथड चेंज कर दो तो चेंज कर देना पड़ेगा। अगर आपका कहते हैं कि जो डेप्रिसिएशन जो AS 10 है इसमें कुछ चेंज आ गया तो आपको चेंज कर देना पड़ेगा, या फिर अकाउंट्स को ज्यादा आप एक्यूरेट दिखाना चाहते तो भी चेंज कर सकते। बट एनीवे, मेथड के बारे में बात कर रहे थे। आगे पढ़ना, मैं कहाँ चला गया इसमें, फिर से पढ़ना, थोड़ा ट्रैक पे आता हूं। Second para, depreciation was provided annually on 31st March 10% on original cost. On 31st March 2023, however, the company changed the method of providing depreciation, adopted the method of writing of 15% on WDB. Prepare machinery account as it would stand at the end of each year from 2020-21 से 23-24। मतलब हमें इतने साल की अकाउंटिंग करना है। मैं पता क्या करूंगा, अगेन पहले इस डायग्राम को बनाऊंगा। मेरे बच्चे, ये डायग्राम आज के बाद मत कहना, कोई पूछ दे कि ये क्या बना रहे हो तो बोलना कि ये महामंत्र है डेप्रिसिएशन का जो हमें संतोष सर ने दिया है 4th क्वेश्चन में। ये आपका पहले कहता है कि 1 अप्रैल 2020, ये देखो आप यहां पे हमने मेरे बच्चे एक M1 पहला मशीन परचेज किया है। वो मशीन 240 का था और इंस्टॉल करने में 10,000 खर्च हुआ, तो मशीन की कॉस्ट एक्चुअली कितना हो गया, 250, आपका 2.5 लाख रुपए, 250 का अमाउंट हो गया है ना इंस्टॉल करने पे। ठीक है, पिछली क्लास में बताया था। फिर कहता है कि 1 अक्टूबर को, यानी कि यहां कहीं 1 अक्टूबर 2020 को कहता है कि फिर से हमने एक मशीन परचेज किया, उसका नाम M2 है और उसकी कॉस्ट कहता है बच्चे 3 लाख रुपीज आपका।
ठीक है। 1 जुलाई 2021 यहां कहीं पे 1 जुलाई 2021 को कहता है आपका 21 को नया मशीन हमने परचेज किया 1 लाख का, तो M3 नाम दे दो ना, M3 नाम, और कह दो ये आपका 1 लाख रुपीज का मशीन है, 1 लाख रुपीज का। अ न्यू मशीनरी वाज परचेज फॉर रुपीज 1 लाख रुपीज, ठीक है। फिर कहता है कि 1 अक्टूबर यानी कि यहां कहीं पे 1 अक्टूबर 2021 को ये क्या बता रहा है यहां पे, कहता है कि फर्स्ट मशीन, ये वाला मशीन ऑब्सोलीट हो गया और यहां M1 को मेरे बच्चे हमने सोल्ड कर दिया है कितने में जी, 60,000 में। देखो ना 60 में कह रहा है, और कहता है कि ऑन द सेम डेट, आज ही वो कहता है कि हमने एक नया मशीन परचेज किया है, मैं उसका नाम M4 दे दूं ना, M3 के बाद M4, और वो नया मशीन कितने का परचेज किया, 150 का। ये कहता है कि 1,50,000 रुपए, 1,50,000 में एक नया मशीन लिया हमने, ठीक है। डेप्रिसिएशन कहता है कि चार्ज किया जा रहा है एनुअली। तो मेरे बच्चे अगर हम एनुअल डेप्रिसिएशन की बात करें तो जरा बताओ इसका एनुअल कब एंड होगा, यहां कहीं पे है ना, 31 मार्च 2021 को। फिर 31 मार्च 2022 यहां कहीं पे आएगा, यहां पे 31 मार्च 2022। फिर इसके बाद मेरे बच्चे और आगे चलिए, अभी आगे चलिए यहां पे, क्योंकि अभी और भी साल चलेंगे, ये मैं थोड़ा आगे ले लेता हूं। फिर कहता है आपका 31 मार्च 2023, ये आपका 31 मार्च 2023, और लास्ट जहां तक वो अकाउंटिंग पूछ रहा है ये यहां तक का पूछ रहा है, ये चौथा साल यानी कि आपका 31 मार्च 2024। देखो ना उसने कहा है, बिल्कुल लास्ट लाइन पढ़ो, कि आपको जो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट, वो 2021 से लेकर 23-24 तक यानी कि यहां तक का बनाना है, ठीक है। ये तो हमने कर लिया। अरे जरा जल्दी से बताओगे कि मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन आपने कब चेंज किया है, कहता है कि ऑन 31 मार्च 2023, ध्यान से देखना, ऑन 31 मार्च 2023, मतलब मेरे बच्चे यहां पे आपका कहता है कि चेंज हो गया है, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। यहां पे हमने क्या किया है जी, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, यहां पे हमने चेंज किया है। तो पहले हमारा क्या था जी, मेथड का डेप्रिसिएशन पहले क्या था, इधर क्या था, एसएलएम था, पहले एसएलएम था, और किस रेट से, 10%। यहां ऑनवर्ड वो क्या बता रहा है, 15% हो जाएगा, और क्या जी आपका WDV से आपका, और यहां तक कि हमें अकाउंटिंग करना है। मेरे क्वेश्चन में जितनी सारी बातें थी वो सारी बातें मैंने यहां पे लिख दी है। अब मुझे इसी को क्या करना है कि सॉल्व करना है। अब दोबारा मैं रजिस्टर नहीं देखने वाला, मतलब बुक नहीं देखने वाला। आओ ना, फोर्थ क्वेश्चन में आप मेरे साथ बनाएंगे यहाँ पे मशीनरी अकाउंट, और हमें देखना होगा कि अगर मेथड चेंज होगा तो हमारा अकाउंट्स यानी कि AS10 उसको लेके क्या क्या बोलता है, हम सब देख लेंगे। पहले इसको रेडी कीजिए आप यहाँ पे, ठीक है ना, और सजाना मैं कम कर दूंगा और अपने कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करूंगा। मेरी बात सुनो, ये रहा आपका 1/4/2020। सुनो ना, देखो ना क्या हुआ, एक मशीन लिया हमने, मशीन बढ़ाया मेरे बच्चे, इंक्रीज होना डेबिट होगा, आप बोलेंगे टू बैंक अकाउंट, और हमने बोला M1, ये कितने का मशीन है, 250। मेरे बच्चे आप ऐसे भी एंट्री कर सकते हो, या फिर एक और भी तरीका है जी कि 240 का आपने मशीन परचेज किया और 10,000 आपने इंस्टॉल करने में खर्च किया, तो दोनों को अलग अलग भी दिखा सकते हो कि 2 बैंक आपका 240 एंड 2 बैंक फिर आपका 10,000, लेकिन दोनों M1 के नाम से रिकॉर्ड होगा। समझो मेरी बात ना, मैंने इसलिए दोनों ही एंट्री को कंबाइंड कर दिया क्योंकि सेम डेट पे हो रहा है, सेम डेट पे। देखो ना, जिस दिन आपने परचेज किया उसी दिन इंस्टॉल हो रहा है। अगर इंस्टॉल करने का डेट इस दिन के कुछ दिनों को बाद देता, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, तो फिर 240 की एंट्री अलग करता, 10 की एंट्री अलग करता। क्योंकि सेम डेट पे परचेज किया है, सेम डेट पे इंस्टॉल किया है, तो हमने सिंपली कह दिया कि 250 हमारा खर्च हो गया। अगर आप में से कोई बच्चा 240 2 बैंक अलग करता है, फिर फर्स्ट फ्लोर को 2 बैंक आपका 10,000, तब भी गलत नहीं होगा, वो भी ठीक है। आगे बढ़ो आप, यहां से चलते चलते क्या हुआ जी, आपका फर्स्ट 10 आ गया मेरे बच्चे। फर्स्ट 10 2020 को यहां पे नया मशीन आया है जिसका नाम है M2। तो लिखो ना 2 बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखा हमने, M2। बताइए कितने का है, 3 लाख रुपए का अमाउंट। ये हमने 3 लाख रुपए यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, 3 लाख का अमाउंट। फिर समय आगे चला, साल का एंड आ गया। आओ जरा 31 मार्च 2021 को हम लोग साल के एंड में जितने भी मशीन हमारे पास हैं, लेट्स चार्ज डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारे पास कितने मशीन है जी, एक आपका M1 है, एक आपका M2 है। मुझे कोई बताएगा
मुझे कोई बताएगा कि M1 पे आपका डेप्रिसिएशन कितना होगा? M1 पे 2.5 लाख का मशीन है मेरे बच्चे, पूरे साल यूज किया, और रेट पहले से आपका 10% था ना? हाँ जी सर, पहले से तो रेट आपका 10% था, बाद में रेट ना 15% हो गया, तो ठीक है 10%, तो 250 पे 10% कितना हो गया? 25,000, ठीक है ना? M2 मेरे बच्चे यहां जो परचेज किया आपने, कितने महीने का चार्ज करना है? 6 महीने का। जरा बताओ 3 लाख पे 10% और 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 15,000। ये 40,000 का टोटल डेप्रिसिएशन हमने यहां पे चार्ज किया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं सर, साल का एंड है ना 31 मार्च 2021 को, आप यहां लिखो ना बाई बैलेंस CD, मतलब कि हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है M1 का, M2 का। और इस बार अब मेरा समझाना कम हो जाएगा, आप समझ चुके हैं कि 250 में 25 माइनस करो, जो वैल्यू बच जाएगा उसको आप यहां पर रिकॉर्ड कर दो। 3 लाख में 15,000 हटाओ, 2,85,000 की वैल्यू को आप यहां पर रिकॉर्ड करो। बताओ कितना हो गया? ये आपका 5,10,000, आई थिंक 5,10,000, 5,10,000 रुपए का अमाउंट निकल के आ गया, है ना? तो 5,10,000 का अमाउंट आ गया, इसको आप यहां पे क्लोज कीजिए और आप अपने ईयर को एंड कीजिए। कितना? 550, और यहां पे भी मेरे बच्चे 550 का अमाउंट लीजिए, ये काम खत्म हो गया। तो पहला साल हमारा एंड हो गया। हम अगले साल में आते हैं, और देखो अगले साल के स्टार्टिंग में, यानी कि 1 for 2021 को आप लिखो ना यहां पे 2 बैलेंस BD, कितना जी? 5,10,000 का अमाउंट, 5,10,000 रुपए का अमाउंट। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, समय आगे चला, ये देखो आप, और चलते चलते अभी कुछ समय ही गुजरे थे। कौन? कितने महीने? अप्रैल, मई, जून, जुलाई के स्टार्टिंग में ही, 3 महीने के बाद ही आपने क्या किया? 1/7/2021 को एक नया मशीन परचेज कर लिया, 2 बैंक अकाउंट। क्या आप में से मुझे कोई बताएगा क्या इस नए मशीन का क्या नाम दूं? M3 दूंगा, लिखा भी है बदमाश। और कितने का मशीन? आपका 1 लाख रुपीज का, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और क्या हुआ? अरे आगे बढ़ा, चलते 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 अभी 1st 10 आया था, एक नई खुशी हमारे पास आई है, एक नया मशीन आया है। तो 1st 10 को, 1st 10 2021 को 2 बैंक अकाउंट, वो जो नया मशीन आपने लिया है ना बच्चे M4, आप उसको परचेज करने की एंट्री कीजिए। कितने का? 1,50,000 का। और कहता है कि आज ही मेरे बच्चे हमने M1 को सेल कर दिया। अगर आपने M1 सेल कर दिया 1st 10 को, तो 1st 10 2021 को जरा मुझे बताओ कि पहले इस साइड में, ध्यान देना, इस साइड में M1 की वैल्यू कितनी मिली हुई है? मुझे बताओ कि इस साइड में, यानी कि इसमें M1 इसमें मिला हुआ है ना, तो इसमें M1 की वैल्यू कितनी मिली हुई है? 2,25,000। आपको 225 माइनस करना होगा। मैं तो एक ही चीज बोलता हूं मेरे बच्चे, कोई मशीन बिक गया तो डेबिट साइड में जितनी उसकी वैल्यू दिख रही होगी उस साल में, जितनी वैल्यू दिख रही होगी उस वैल्यू को आपको माइनस करना होगा। तो हमें इसमें M1 की वैल्यू 225 दिख रहा है, माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे? इस बात के लिए हम क्या करेंगे जी? वर्किंग नोट्स नंबर 1 लिखो ना मेरे साथ, कंप्यूटेशन ऑफ, मुझसे आगे करो आप जानते हो, अब कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ M1 को बेचने पे क्या प्रॉफिट क्या लॉस वो निकाल रहे हैं। हम कैसे निकालते हैं? पहले लिखते हैं यहां पे बुक वैल्यू ऑफ M1 ऑन 1st अप्रैल 2000, कौन सा डेट है? 21। बताओ साल के स्टार्टिंग में M1 की वैल्यू कितनी है? 2,25,000। लिखो ना 225। इसमें से आप लेस करेंगे, पहले आपको माइनस करना है डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल। जिस साल में आपने डेप्रिसिएशन, जिस साल में एसेट्स बेचा ना बच्चे, उस साल का डेप्रिसिएशन जितना हमने यूज किया उतना। अरे हमने यहां पे बेचा है M1 को, तो ध्यान देना, जो इस साल का स्टार्टिंग है, इस साल का जो स्टार्टिंग है उस समय से लेकर ये कितने समय हो गए? तो 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मत लेना क्योंकि 10 के स्टार्टिंग में बेचा 6 महीने। विल चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स। जरा बताओ कि 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना? 1 मिनट, मेथड कौन सा चल रहा है मेरे बच्चे? जरा बताओ कि आपका मेथड क्या है? SLM है। आप जानते हैं कि जब भी SLM पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा,
जब भी एसएलएम पे चार्ज करेंगे वी ऑलवेज चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। एंड मेरे बच्चे M1 जो बेचा ना हमने, जो M1 हमने बेचा उसकी कॉस्ट कितने की थी? 2,50,000। मत चार्ज करना 225, यहां तो 225 ही लिखा जाएगा, लेकिन जब डेप्रिसिएशन निकालोगे ना तो डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करेंगे? 250 पे। रेट कितना है मेरे बच्चे? 10%। और कितने समय का? 6 मंथ्स का। 6 महीने हो गए ना, अभी दिखाया मैंने आपको, साल के स्टार्टिंग से यहां तक 6 महीने। तो जरा बताओ कितना आ गया? ये आ गया 12,500, 12,500 रुपए। समझो मेरी बात ना। पहले क्या करेंगे, हम लिखते हैं बुक वैल्यू ऑन स्टार्टिंग में, जिस साल बेच रहे हैं उस साल के स्टार्टिंग में, वो आपका कितने का है? 225 का, पहले वो लिख दिया। फिर डेप्रिसिएशन अगर एसएलएम मेथड है तो हम कॉस्ट पे चार्ज करते हैं, डब्ल्यूडीबी तो जो वैल्यू बच गया उस पे चार्ज करते हैं, और कितने समय का? जितने समय हमने यूज किया। तो ठीक है मेरे बच्चे, इसको माइनस करके आपका आ गया 2,12,500। इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? वी से दिस वैल्यू इज बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। जब हमने बेचा ना उस दिन पे उसकी वैल्यू कितने की थी? इतने की। और जरा बताओ सोल्ड फॉर, हमने इसको कितने में बेच दिया? और जरा बताओ सोल्ड फॉर, हमने इसको कितने में बेच दिया? कितने में? 60,000 में। तो कोई बताए कि अगर 60,000 में आपने बेच दिया तो आपको लॉस ही तो हुआ, लॉस ही तो हुआ। अरे जो चीज हमारे बुक में इतने वैल्यू का था, 2,12,500 का, और 60,000 में बिक जाए, ओहो, 1,52,500 रुपीज का हमें यहाँ पे लॉस हो गया। आओ ना इसकी एंट्री करते हैं। आपने जितने समय यूज किया पहले उतने समय का बाय डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया हमने? 12,500। जितने में बेच दिया मेरे बच्चे बाय बैंक अकाउंट, बताओ जरा कितने में बेच दिया हमने? 60,000 में। और जो आपको लॉस हो गया ना, उस लॉस को क्या बोलेंगे हम? बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, है ना। कितना अमाउंट आपको यहाँ पे? 1,52,500 रुपीज। सर ये जो बाय प्रॉफिट लॉस लिख रहे हो, क्या इसके जगह पे हम बाय लॉस ऑन सेल नहीं लिख सकते? लिख सकते बच्चे, वो भी अलाउड है। आप कभी देखेंगे आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट में कहीं पे बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखा हुआ है, कहीं लिखा है लॉस ऑन सेल, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। तो आप बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट कर दिए, ठीक है। तो हमने ये भी काम खत्म किया मेरे बच्चे, और फिर चलते 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 अभी और आगे बढ़े और साल का एंड आ गया आज, यानी कि 31 मार्च 2022 है ना, साल का एंड आपका। हमें क्या करना होगा? बचे हुए मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। तो लिखो ना बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो मशीन बच गया। अरे कौन सा मशीन बच गया? M1 हमने बेचा है, M1 बेचा है, M2 अभी बचा हुआ है, M3 बचा हुआ है, और M4 बचा हुआ है। मेरे बच्चे ध्यान रखना, आपके दिमाग, आपका जो मन है, आपकी जो आत्मा है, वो बार बार आपको बोले कि मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन यहाँ पे एसएलएम है, एसएलएम है, एसएलएम है। और जब भी एसएलएम होगा तो हम कॉस्ट पे चार्ज करते हैं। गलतियां बच्चे कर देते हैं, जानते फिर भी बदमाश, जो वैल्यू बच गया उस पे चार्ज कर देते हैं। आओ ना M2 पे चार्ज करते हैं, M2। अरे मुझे बताओ हम कौन सी ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं? इस साल का। ये देखो आप, हम इस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। M2 कब है? पहले से है ना, तो पूरे साल का चार्ज करेंगे। M2 पिछले साल ही आ गया था, तो इस साल तो हम पूरे साल का चार्ज करेंगे। तो 3 लाख रुपीज पे कॉस्ट प्राइस पे 10% का रेट, और पूरे साल का यानी कि 30,000। सर मेथड चेंज हो गया था बदमाश, वो अगले साल के एंड में, यहां थोड़े कोई चेंज हुआ है, पुराने तरीके से कीजिए। अरे M3, यहां देखो M3 हमने करंट ईयर में ही परचेज किया है। तो मेरे बच्चे कितने समय हमने उसको यूज किया हमें देखना होगा। फर्स्ट 7 से काउंट करो ना, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 महीने, 9 मंथ्स, यानी कि 1 लाख रुपीज पे, 1 लाख रुपीज पे आपका 10% और इंटू 9 डिवाइड बाई 12 कितना निकल के आ गया? 7,500। हमने 7,500 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। कोई डाउट इसमें नहीं? सर सुनो मेरी बात सुनो। M4 भी तो है। अरे M4 हमने यहां पे परचेज किया था, 6 महीने तो सिर्फ यूज किए बदमाश, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अरे बोलो ना हाँ। अरे 6 महीने ही तो है। आप पता नहीं ऐसे मुझे क्यों देखे जा रहे हो यार, 6 महीने का डेप्रिसिएशन है। आप मुझे बताओ 1,50,000 पे, 1,50,000 पे 10% और 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 7,500। टोटल डेप्रिसिएशन मेरे बच्चे 45,000 आ गया, 45। और आज यानी कि 31 मार्च 2022 को विल राइट नाउ बाय बैलेंस CD।
बाई बैलेंस सीडी। ये M2 की वैल्यू, M3 की वैल्यू और M4 की वैल्यू। जरा बताओ M2 की वैल्यू कितना, नजर यहां, नजर यहां, नजर यहां। मुझे बताओ साल के स्टार्टिंग में, यानी कि इसमें M2 की वैल्यू कितनी है, 2,85,000। तो मैं लिख देता हूं यहां पे समझाने के लिए, एग्जाम में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो 285 है ना, 285, इसमें से मेरे बच्चे 30,000 की वैल्यू को हमने इस बार डेप्रिशिएट कर दिया। तो अभी भी ये कितना रह गया, 2,55,000 नहीं, 255,000 ये तो रहा। अरे 2,85,000 में से अगर हम 30,000 को हटा दे तो 255, ठीक है। M3 मेरे बच्चे जो 1 लाख रुपीज का था, 1 लाख रुपीज का इस साल ही हमने परचेज किया था, उस 1 लाख में से हमने 7,500 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो 92,500 रुपीज की वैल्यू बच गया है M3 का। और M4 मेरे बच्चे, M4 जो 1,50,000 का इस साल हमने परचेज किया था, उस ये 150 लिखा है, ये गंदा सा मैंने, ये 1,50,000 है, 150 में 7,500 का आपने यूज कर लिया, तो बताओ कितना बच गया, 142,500। ये आ गया 142,500। मुझे बताओ तीनों की वैल्यू ऐड करके बाहर कितना, 255,000 प्लस आपका 92,500 और प्लस 142,500, ये आ गया आपका 4,90,000। लिखो यहाँ पे 4,90,000। तो यहां पे हमने काम खत्म कर दिया, सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी है। जरा बताओ ये टोटल कितना हो गया, 5 + 1 + 7,60,000, 760 है ना, 760। इन सब को भी जब प्लस करोगे तो बैलेंस जो आएगा आपका यहाँ पे वो 7,60,000 का ही अमाउंट बन जाएगा। ओहो, मैं थोड़ा जोश में आ गया, नहीं कर रहा हूं, ये कितना 760 ही मैंने लिखा हुआ है, समझ गए मेरी बात ना। तो दोनों साइड आपका 760 ये काम खत्म हो गया। जल्दी से कॉपी करेंगे। हमने अभी तक तो मेरे बच्चे कोई मेथड चेंज हुआ नहीं था, तो पुराने मेथड से जो भी परचेज सेल हो रहे हैं हम उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। मैं इस वर्किंग को मिटाऊंगा और यहीं पे मैं आपको अब अगले साल की कहानी दिखाऊंगा, अगले साल का है ना। इसको मैं, चलो कोई बात नहीं, रहने दो उसको आप। अब मेरे पास जगह कम है तो मैं आगे की कहानी यहां पे कहना शुरू करता हूं। ये लीजिए, और मैं पहले यहाँ पे जो इसका एंड है ना 31 मार्च 2022, यानी कि 1/4/2022 लिखेंगे यहाँ पे 2 बैलेंस बीडी। अक्सर मैंने एक चीज और देखा है, जब मैं आप लोगों की कॉपियां चेक करता हूं तो पता है क्या होता है, कुछ बच्चे मतलब टेंशन में, एग्जाम का टेंशन इतना ज्यादा उनके दिमाग में होता है कि पता है क्या करते हैं, उनको यही नहीं पता कि 31 मार्च 2022 को जब अगले साल लेके आएंगे तो 1 अप्रैल 2022 होगा, वो 1 अप्रैल 2023 लिख देते हैं। मतलब कि सोचते हैं कि यार 22 के बाद अगला साल का स्टार्टिंग तो 23 हो जाएगा। गलत है। अरे 31 मार्च 2022 के बाद अगला दिन क्या आता है, 1 अप्रैल 2022 आता है। तो आप ऐसी गलती मत करना। ये 490 की वैल्यू है। मैं नहीं चाहता कि बार बार मैं यहाँ पे देखूं, इसलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे जी कि इसमें M2, M3 और M4 कितने कितने का। आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 255 आप चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, बट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपका वैल्यू है 92,500 और ये आपका 1,42,500 रुपीज का अमाउंट। ठीक है ना। तो ये हमारा निकल के आ गया। अब मेरी बात सुनना, आप मेरी बात सुनेंगे। इसके बाद क्या होगा बच्चे कि अब हम लोग यहाँ पे जी ये काम खत्म हो गया आपका 1 अप्रैल 2022 लिख दिया हमने ना। ध्यान से देखना, ध्यान से। अब क्या होगा, अब करंट ईयर है मेरे बच्चे। करंट ईयर चला, चलते साल का एंड आ गया। पूरे साल में कोई परचेज, कोई सेल नहीं हुआ। साल का एंड आ गया। तो साल के एंड में यानी कि 31 मार्च 2023 को व्हाट विल डू, बाय डेप्रिसिएशन। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। और ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा मेरे बच्चे, नो डाउट कि M2 पे, M3 पे और M4 पे, इन्हीं पे तो चार्ज करना है। बोलो ना हाँ। अब ध्यान देना, यही वो दिन है मेरे बच्चे जब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आपका चेंज हो गया। क्या चेंज हम कर सकते हैं क्या? यस, अलाउड है अंडर 3 सर्कमस्टांसेस। क्या? टू कंप्लाई लॉ। मैं थ्योरी में भी पढ़ाऊंगा। टू कंप्लाई लॉ, टू कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर एस में कोई चेंज आ गया तो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। और तीसरा होता है टू शो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर एक्यूरेट। अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है, मतलब प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, वो ज्यादा एक्यूरेट दिखेगा मेथड को चेंज करके,
तो फिर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये मानते हुए कि चेंज अलाउड है, हमने किया। और अब क्या हो गया जी, 15% WDV, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है कि जो वैल्यू अब यहां पर दिख रहा ना बच्चे, अब इस वैल्यू पे नए मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर दो। यानी कि इस साल क्या होगा, नया WDV हो गया ना, तो बचे हुए वैल्यू पे, यानी कि 2,55,000 पे, 255 पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है जी, 15%। तो 15% के हिसाब से हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बताइए कितना, 255,000 का 15%, ये आ गया 3838,250, इतना निकल के आ गया। M3 मेरे बच्चे जो 92,500 रुपीज का था, उस पे हम क्या करेंगे, 15% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 92,500 का 15% निकालते हैं, 1313 आपका 875। और ये M4 जो आपका 1,42,500 रुपीज का अमाउंट आपका है, ये इसका भी आप निकालिए 15%। तो कितना हो गया जी, 142,500 इंटू आपका 15%, 21375 का अमाउंट। बताओ कितना निकल के आ गया, 13,875 प्लस ये प्लस 38,250 का अमाउंट, ये आ गया 73,500। आप समझो मेरी बात ना। अगर क्वेश्चन में कहता है कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आपका चेंज हो गया, तो चेंज कर लो, कोई बात नहीं जी। ये चेंज ना बच्चे प्रोस्पेक्टिव होता है। प्रोस्पेक्टिव का मतलब कि जिस साल आपने चेंज अप्लाई कर दिया, उस साल और उसके बाद हम क्या करेंगे, चेंज को अप्लाई कर देंगे। समझ मेरी बात। पहले क्या होता था ना, पहले जब ये डेप्रिसिएशन एज पर A6 होता था, पहले की बात बता रहा हूं, अब तो A6 विड्रॉ कर लिया गया है, अब A6 नहीं रहा। लेकिन जब A6 था तो पता क्या था, ये चेंज कहता था भैया रिट्रोस्पेक्टिव करो। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब कि जब से मशीनें आपकी परचेज की गई तब से चेंज अप्लाई करना होगा। वो थोड़ा टिपिकल कैलकुलेशन हो जाता था, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब तो परेशानी है नहीं, प्रोस्पेक्टिव जो चेंज हुआ कर दो, कोई बात नहीं। और फिर मेरे बच्चे अब 31 मार्च 2023 को आप लिखिए बाय बैलेंस CD। बताओ जरा आपके पास M2 की, M3 की और M4 की वैल्यू कितनी बच गई। अब डायरेक्टली निकालूंगा, 255,000 माइनस 38,250, तो मेरे बच्चे ये आ गया 2,16,750 का अमाउंट आपका। M3 92,500 माइनस 13,875, तो ये आ गया 78,625 का अमाउंट। और जो M4 है ना 142,500 का, इस पे 21375 आपका अमाउंट आ गया 121,125 का अमाउंट। तो बताओ टोटल कितना, 78,625 प्लस आपका 216,750, ये अमाउंट आ गया बच्चे 4,16,500 रुपीज का अमाउंट आपका। खत्म हो गया साल, ये खत्म हो गया, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत हो रही है, 4,90,000 यहाँ पे आप इन दोनों को ऐड करना, ये भी आपको 490 आएगा, आएगा ही आएगा। कोई बहुत बड़ी बात थोड़े है। जितनी वैल्यू यहाँ पे थी उसमें जो वैल्यू डेप्रिशिएट हो गया, और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू बचा उसको ऐड करोगे तो इसके बराबर ही तो निकल के आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज कॉपी कीजिए। आता हूं मेरे बच्चे अगले साल में, क्योंकि अभी एक साल की और कहानी कहनी है। और आपका 1/4/2024 इस साल बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं इस साल में घटने वाली है, बहुत सारी घटनाएं। 2 बैलेंस BD, बताइए इस साल के स्टार्टिंग में वैल्यू कितना हो गया 2 बैलेंस BD। देखो मैंने गलती कर दिया ना, आपको घटनाएं कहते कहते मैंने गलती कर दिया और आपने शायद ध्यान भी नहीं दिया। बताओ क्या गलती हो गई। 31 मार्च 2023 के बाद जो अगला दिन होता है बदमाश, वो 1 अप्रैल 2024 नहीं होता, वो आपका 23 होगा। ये गलतियां होती हैं, अक्सर देखा गया है। अगर 100 कॉपी को चेक करूं आपका, तो 100 में से मुझे कम से कम 20-25 कॉपीज में मिस्टेक्स दिख जाते हैं। आप नहीं करना, आप समझदार हो। बताओ 4,16,500 रुपीज का अमाउंट ये आ गया। मेरे बच्चे पूरे साल देखो कुछ भी नहीं हुआ, साल का एंड आ गया। तो साल के एंड में यानी कि 31 मार्च 2024 को हम यहां पे क्या बोलेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। सवाल उठता है कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज करूंगा M2 पे, M3 पे और M4 पे, वो क्या अभी भी हम SLM से करें या WDV से करें।
प्रोस्पेक्टिव मेरे बच्चे, अब आगे हर एक साल का हम क्या करेंगे, इससे ही चार्ज करेंगे 15% और आपका WDB, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि 15% फिर से चार्ज कीजिए। बताइए यहाँ पे इसमें 2,16,750 का आपका 15% कितना आ गया, ये आ गया 32,513 का अमाउंट आपका। 78,625 का अगर हम 15% निकालते हैं बच्चे तो 11,794, 11 आपका 794 राउंडिंग अप में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, और 121,125 का अगर मैं यहाँ पे 15% निकालूं तो आपका 18169 का अमाउंट। बताइए बाहर कितना, 18169, 32513, 11794 और प्लस आपका 18169, ये आ गया आपका 62,476। और फिर जो वैल्यू बच गया जैसे आप निकालते हैं लिखो ना, बाय बैलेंस CD। इसी डेट पे 31 मार्च 2024 को आपका M2 की वैल्यू, M3 की वैल्यू और M4 की वैल्यू मैं फटाफट निकालूंगा। अब तो M2 बताओ इसमें कितने का है, इतने रुपए का, तो 216,750 माइनस कीजिए 32,513, ये आ गया आपका M2 184,237। M3 मेरे बच्चे साल के स्टार्टिंग में कितने का था, 78,625 का, और इसमें से 11,789 को 784 था, सॉरी M3 78,625 माइनस 11,794, तो ये आ गया आपका 66,831। और ये आपका जो M4 है, M4 आपका 121,125 में से आपने माइनस किया 18169, तो बच्चे ये आ गया 102 एंड 956, ठीक है ना, 956। अब इनको बाहर कर दो, 102 956 66,837 प्लस आपका 184,237, ये आ गया आपका ये क्या लिखा था मैं भूल गया, ये कितना लिखा था जी, मुझे फिर से देखना होगा, खुद ही भूल जाता हूं। M3 आपका जो था वो 78,625 का था और उसमें 11,794 का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। 66,831 था, ठीक तो था, फिर गलती क्या किया, ये आपका प्लस 102,956 और प्लस 184,237, ये आ गया 3,54,000 का अमाउंट, ठीक है। और फिर आपका दोनों साइड यहाँ पे टैली कर गया, चेक कर लो, 4,16,500 और यहाँ भी 4,16,500, काम खत्म हो गया। क्या दिक्कत है इसके अंदर में, क्या दिक्कत है, जरा बताओ जल्दी कॉपिंग। एक बदमाश बच्चा पूछ रहा है कि सर ये जो आपने M1 आपने यहां परचेज किया, इंस्टॉल अगर कुछ समय के बाद होता तो क्या करते हैं? अरे आएगा ना क्वेश्चन, आप क्यों परेशान होते हो? पहले आप जो करा रहा हो उस पर तो ध्यान दो। दिमाग में हम जब स्टडी करते हैं और आपके दिमाग में इफ और अगर आना शुरू होता है तो फिर यहां पे आप ध्यान दे ही नहीं पाएंगे, फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन खराब हो जाता है। इसलिए विश्वास कीजिए कि आपके सामने जो सर बैठे हुए वो आपके माइंड को जितनी रिक्वायरमेंट है सब कुछ आपको देने वाले हैं समय आने पे, तो आपका स्टडी और अच्छा चलेगा, अच्छे समय तक आप रिकॉल करेंगे। प्लीज कॉपी कीजिए। हो गया ये सर। आज पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज समय को बर्बाद कर रहा हूं, रियली बता रहा हूं। ये क्यों मैं इतना सारा कुछ करा रहा हूं? क्या इसकी सचमुच में रिक्वायरमेंट है क्या मैं सिर्फ आपको इस क्वेश्चन को कराने के बजाय अगर कुछ नोट लिखा देता तो काम नहीं चल जाता क्या? ऐसा नोट लिखो जरा, नोट नंबर 2, नोट 1 पहले लिख दिया था ना हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में, वो देखो ना आप यहाँ पे नोट लिखा था ना हमने, यहाँ ये वाला नोट 1 हो गया था। तो अब नोट 2 लिखिए, जो हमेशा आपको हेल्प करता है रिवीजन के टाइम पे। नोट नंबर 2 लिखना मेथड ऑफ, या फिर ऐसे लिखेंगे नोट नंबर 2, इफ देयर इज चेंज in method
ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, और मेथड ही क्यों, मेथड ऑब्लिक रेट भी लिख दो, चाहे मेथड चेंज हो चाहे रेट हो। रेट पहले हमारा 10% था, आप 15% कर रहे हैं, पहले 15 था आप 10% कर रहे हैं, कुछ भी मतलब। तो इफ देयर इज चेंज इन मेथड ऑब्लिक रेट ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन कॉमा, देन such change should apply on all existing assets in that group। सर मतलब बहुत सिंपल सी बात, सुने इसका मतलब क्या होता है मेरे बच्चे। अगर मान लो क्वेश्चन आपका मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन चेंज करता है, अगर कोई कहता है कि भैया मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन चेंज कर दो, तो क्या मैं मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन चेंज कर सकता हूं? कर सकता हूं, लेकिन जब भी चेंज करेंगे आप, तो जब भी चेंज होगा वो चेंज क्या बोलता है जी, सब पे अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहां पे 3 मशीन था ना, M2, M3, M4, तो ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ M2 पे मेथड चेंज कीजिए या M3 पे चेंज कीजिए और बाकी पे नहीं कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन आपको चेंज करना है, तो चेंज विल अप्लाई ऑन ऑल एग्जिस्टिंग एसेट। ऑल एग्जिस्टिंग मतलब जितने एसेट्स वहां पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जितने एसेट्स आपके पास एग्जिस्ट कर रहे होंगे, उन सब पे चेंज अप्लाई होगा। जो बिक गया, जो स्क्रैप्ड हो गया, उस पे चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, वो तो है नहीं हमारे पास जी, है ना। तो जितने मशीन आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, सब पे चेंज अप्लाई करना होगा। आप कुछ पे चेंज करो, कुछ पे चेंज ना करो, ऐसा अलाउड नहीं है, ऐसा अलाउड नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद एक पॉइंट और लिखेंगे, नोट नंबर 2 का ये पॉइंट नंबर ए हो गया, बी लिखेंगे आप यहां पे, बी लिखेंगे। चेंज इन मेथड ऑब्लिक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन should be applied with prospective effect। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है मेरे बच्चे आने वाले समय में, मतलब इनकमिंग टाइम। एक होता है रिट्रोस्पेक्टिव मतलब जब से परचेज किया तब से चेंज अप्लाई करो, और एक होता है प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि अब ऑनवर्ड आप चेंज को अप्लाई कर दीजिए, पीछे से कोई दिक्कत नहीं, जो था वो था, आगे में आपको चेंज कर लेना है। और सी एक पॉइंट और लिखेंगे मेरे बच्चे, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन is treated as change in accounting estimates। change in accounting estimates, ये ना आपका एस्टिमेट्स है ना, मतलब कि जो हमारा एक होता है अकाउंटिंग पॉलिसी की पॉलिसी ही चेंज हो गया जी। पहले क्या होता था बच्चे ना, पुराने जमाने में जब हमारा जमाना था, तो हम कहते थे भैया कि मेथड चेंज कर लिया ना डेप्रिसिएशन का, तो आपका पॉलिसी चेंज हो गया, आपने अकाउंट्स की पॉलिसी ही चेंज कर दी कि भैया पहले हम एसएलएम से अब डब्ल्यूडीबी करना चाहते हैं, चाहे वाइस वर्सा। लेकिन अब ये पॉलिसी नहीं माना जाता, ये पॉलिसी नहीं, एस्टिमेट है। पहले हमें लगता था कि यार 10% डेप्रिसिएशन ठीक है, अब लगता है कि नहीं जी 15% चार्ज करना होगा, या पहले लगता था कि 20% जो चार्ज कर रहे हैं वो ठीक है, अब लगता है कि नहीं जी 10% ठीक रहेगा, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी रेट या फिर मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन या दोनों आप चेंज कर रहे हैं, तो वी ट्रीट इट एज द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ये हो सकता है कि 1 मार्क के लिए क्वेश्चन बन जाए, है ना, कि क्या ट्रीट किया जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ट्रीट किया जाता है। एस्टिमेट्स में हमने चेंज कर लिया, प्लीज कॉपी करेंगे। एक बच्ची है जी, वो कह रही है कि सर मुझे 8 लाख आ रहा है सेकेंड ईयर वाले डेबिट साइड में, पता नहीं कौन सी बात करी, मैंने मिटा दिया है सेकेंड ईयर का। आप कर लेना, जो भी आएगा, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना मैंने क्या बताया, आपका कोई भी अब आए कोई दिक्कत नहीं, आप अपना कैलकुलेशन चेक कर लेना। कॉन्सेप्ट यही है,
कॉन्सेप्ट यही है, आपका कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ अगर आपका चेंज है तो ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया बच्चे, आपका थर्ड क्वेश्चन दिखाया, फोर्थ दिखाया, मैं एक फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूं। और पांचवें क्वेश्चन के देखो लास्ट में मैंने लिखा हुआ है कि हम में है दम। अब सोचो मतलब जोश में आ गया, सोचो जरा मेरी बात, समझो मेरी बात, कि ये फिफ्थ क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसके अंदर में दम है, और दम पता है ना किसके अंदर होता है। जरा बताओ, फिफ्थ क्वेश्चन लिखा है कि हम में है दम, तो किसके अंदर दम होगा, कौन ये क्वेश्चन कर सकता है? ये क्वेश्चन सिर्फ वही कर सकते हैं जो हम सीओसी वाले बच्चे हैं। इसके सिवाय कोई बच्चा इस क्वेश्चन को कर ले, उसकी उतनी औकात ही नहीं होगी। गलत वर्ड यूज कर रहा हूं बट सच्चाई है, ऐसे क्वेश्चन सिर्फ हम सीओसी वाले ही बच्चे करते हैं। मैं प्रूव करता हूं, पांचवा क्वेश्चन पढ़ेंगे, पढ़िए मेरे साथ पांचवा क्वेश्चन, पढ़ो ना, क्या बता रहा पढ़ेंगे। और आप मुझे लगता है कि जब मैं पढ़ूंगा ना तो थोड़े से आप स्माइल भी पास करोगे, क्योंकि ये पॉइंट आपने पहले कभी न कभी मेरे साथ ऑलरेडी किया हुआ है। पढ़िए, पहले मतलब कि पिछली क्लास में, पढ़ो ना। एक्स लिमिटेड परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020 अ मशीन फॉर 360, इट वाज इंस्टॉल्ड, यानी कि पुट टू यूज, हमने उसको इंस्टॉल किया, मतलब रनिंग कंडीशन में, कब? 1 जुलाई 2020 को। अच्छा, यहां पे डेट ऑफ परचेज आपका अलग है एंड डेट इंस्टॉल करने का अलग है आपका। तो 1 अप्रैल 2020 को कहता है कि भैया हमने परचेज किया है और इसको इंस्टॉल किया 1 जुलाई को, एंड इनकर्ड 40,000 एज इंस्टॉलेशन चार्ज। ठीक है, आगे पढ़ना। 1 फरवरी 2021 को कंपनी परचेज अनदर मशीनरी फॉर 2 lakhs एंड पेड 40,000 ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन एंड 10,000 एज कमीशन। आप जानते हैं मशीन को परचेज करने के टाइम पे जो कमीशन पे कर रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन चार्जेज हो रहे थे, ऑल आर वन टाइम एक्सपेंडिचर, और ये सारे एसेट्स की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो ठीक है, ये भी हमें पता है। आगे पढ़ना। 31 दिसंबर 2021 को सेकेंड हैंड मशीन हमने परचेज किया है बच्चे, वो कहता है कि 5 lakhs का, और 50,000 कहता है कि हमने इसके रिपेयरिंग पे खर्च किया। आप ये भी जानते हैं, पिछली क्लास में बताया था कि सेकेंड हैंड कोई मशीन अगर आप परचेज करेंगे तो उस पे जो भी फर्स्ट टाइम खर्चे करते हैं, छोटे बड़े, रिपेयरिंग पे कुछ भी, सब उसके एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होते हैं। ऐसा हमें AS10 बोलता है करने के लिए। आगे पढ़ना। ड्यूरिंग 2022 1 अप्रैल को कहता है कि फर्स्ट मशीन बिकेम ऑब्सोलीट एंड ऑक्शन्ड इट फॉर 80,000। अरे ये क्या, 2022 में 1 अप्रैल को फर्स्ट मशीन ऑब्सोलीट मतलब खराब हो गया, हमने उसको ऑक्शन यानी कि बेच दिया 80,000 में, लेकिन 10% कमीशन हमें पे करना पड़ा ऑन इट सेल। याद कीजिए पिछली क्लास, हम लोग जितने में सेल करते हैं, और अगर सेल से जुड़ा हुआ कोई डायरेक्टली कोई खर्च है, जैसे कमीशन ऑन सेल, तो उसको माइनस करके जो अमाउंट होता है वही हमारा सेल प्रोसीड्स होता है ना बच्चे। हमने 80,000 में कोई सामान बेचा, लेकिन जिसके थ्रू बिकवाया उसने 10% का कमीशन ले लिया, तो 80,000 में 8 माइनस करके हमारे पास 72 ही तो आया, हम 72 इसका सेल मानते हैं। आगे पढ़ना। 31 दिसंबर 2024 को कंपनी डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम WDV टू SLM। यहां भी मेथड चेंज हो रहा है, और मजे की बात है यहां पे पहले मेथड आपका WDV था, अब वो SLM हो गया। रेट चेंज नहीं हो रहा, आप देख लो, पहले भी 10% था, अभी भी 10% है। ठीक है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट 2020 से लेकर 2024 तक, एज्यूमिंग दैट अकाउंट्स आर क्लोज ईच ईयर ऑन 31 दिसंबर। ये पहला क्वेश्चन आ रहा है जहां पे 31 दिसंबर को अकाउंट्स क्लोज हो रहा है। पीछे के सारे क्वेश्चन में क्या क्या था जी, हमने 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज किया था। ठीक है, आओ ना पहले पांचवें क्वेश्चन में मैं इस महामंत्र को बनाऊं। ये मंत्र जब तक आप ठीक से नहीं कर पाएंगे, माफ करना मैंने मंत्र बोल दिया, महामंत्र, मंत्र कह के इसको मैं छोटा बोल दूंगा, जबकि छोटा चीज है नहीं, यही तो पूरे डेप्रिसिएशन को सॉल्व करा रहा है। लिखो ना सारी बातें, क्या बता रहा है। कहता है कि यहां पे 1 अप्रैल 2020 को हमने M1 को परचेज किया है, और M1 कितने में परचेज किया जी, ये कहता है कि 360 पे, 3,60,000 रुपए 360 पे। ठीक है, फिर कहता है बच्चे इट वाज इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई, बहुत ध्यान से, 1 जुलाई यानी कि 1/7/2020 को, ये कहता है कि रनिंग कंडीशन में, इंस्टॉल मतलब कि रनिंग कंडीशन में, यानी कि पुट टू यूज, रनिंग कंडीशन में ही आया, रनिंग कंडीशन में आपका। ठीक है ना, इस दिन क्या हुआ जी, रनिंग इंस्टॉल किया गया, कब, 1/7 को, और यहां पे कहता है कि इसमें हमने कितने खर्च कर दिए, 40,000 इसको इंस्टॉल करने में।
ठीक है, ये 40,000 भी मेरे बच्चे किस पे खर्च किया जा रहा है, M1 के ऊपर है, इसी मशीन के ऊपर में, बट डेट इस पर अलग अलग है। फिर कहता है आपका आगे पढ़ना 1 फरवरी 2021, यहां कहीं 1 फरवरी 2021 को ये कहता है कंपनी परचेज अनदर मशीनरी, M2 यहां पे आया है। और ये जो M2 है ना, कहता है कि 2 लाख रुपीज का परचेज, 40 का रजिस्ट्रेशन, 10 कमीशन, टोटल कितना हो गया 250। एक ही दिन पे खर्च हो रहा है ना, सब इकट्ठा कर दो 250। जब ना बताया डेट तो हम उसी दिन सारा खर्च मानते हैं, एक ही बार में एंट्री करेंगे। फिर कहता है कि 31 दिसंबर 2021, यहां कहीं मेरे बच्चे 31 दिसंबर 2021 को एक और भी हमने मशीन परचेज किया, सेकेंड हैंड है, इसका नाम M3 दे देते हैं। और ये मशीन कहता है कितने का जी, 5 लाख और प्लस 50 यानी कि 550 का, 5,50,000 रुपए M3 हमारे पास आ गया। ठीक है, फिर कहता है कि ड्यूरिंग 2022 1 अप्रैल को, यहां मेरे बच्चे कहीं पे 1 अप्रैल 2022 को कहता है कि फर्स्ट मशीन ऑब्सोलीट हो गया, यानी कि M1 खराब हो गया। तो M1 को हमने सोल्ड कर दिया है कितने में जी, ऐसे तो 80,000 में हमने सेल किया था, बट 8,000 हमने उस पर कमीशन पे किया, तो हमारे हाथ में कितना आया होगा 72। हमारी एंट्री 72 से होगी, क्योंकि फाइनली हमारे 72 हाथ में आया होगा। ठीक है, आगे पढ़ना। कहता है कि उसी दिन पे नया मशीन लिया M4, यानी कि आज ही मैं लिख देता हूं जी, M4 हमारे पास आया है। और M4 हमारे पास कितने का आया है, 2,40,000 का है ना, 240 का ना, ये सर 240, तो 240 का हमारे पास M4 आ गया। अच्छा, आगे बढ़ना। 31 दिसंबर 2022, 31/12/2022 कहता है कि चेंज इन मेथड हो गया, इन मेथड चेंज हो गया। पहले हमारे पास क्या था जी, पहले मेथड क्या था, तो कहता है कि पहले तो आपका SLM था 10% के हिसाब से, और अब जो कहता है कि नाउ ऑनवर्ड ये आपका WDV होगा 10%। रेट नहीं चेंज हुआ है तो 10%, मेथड यहां पे आपने क्या किया, चेंज कर दिया। बोलता बताओ आप, इसमें 20 से लेकर 24 यानी कि 5 साल की आपसे अकाउंटिंग पूछ रहा है। आओ ना हम शुरू करते हैं, मैं तनिक भी देर नहीं करूंगा। और इस डायग्राम को बनाने के बाद मैं मशीनरी अकाउंट आपके लिए बनाना शुरू करता हूं। मशीनरी अकाउंट ये लीजिए, हमारा मशीनरी अकाउंट। थोड़ी सी तेजी लाओ ना, क्योंकि अब तो आप बड़े हो गए हैं, नाउ यू नो एवरीथिंग, आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई हो ही नहीं सकता अब तो हमने क्या किया, ये लिया आपका। पहले आप आइए 1/4/2020 और आपने कहा 2 बैंक अकाउंट, 2 बैंक अकाउंट ब्रैकेट में M1 कितना जी, 3,60,000, 360। फिर मेरे बच्चे 1/7/2020, ये देखो यहां पे आपने फिर से कहा 2 बैंक अकाउंट, आपने इसी मशीन पे तो खर्च किया, तो M1 के नाम पे फिर आप क्या करेंगे 40,000। और याद रखना इस बार एंट्री आप क्लब नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही डेट में एक्सपेंसेज इनकम करने का डेट अलग अलग है। ये 1/4 को हुआ था, ये 1/7 को हुआ था। नो डाउट की कॉस्ट आपका 4 लाख से, बस दिस इज द वे टू मेक द एंट्री। और फिर आपका साल का एंड कब खत्म हो जाएगा, तो 1 साल यहां खत्म होगा आपका 31 दिसंबर 2020 को। एक आपका यहां पे जी यहीं पे खत्म होगा 31 दिसंबर 21 को। एक आपका 31 दिसंबर 22, यानी कि यहां 3 साल की अकाउंटिंग करना है। 31 दिसंबर 22, 20, 21, 22। ठीक है, साल के एंड में आ जाओ, ये आ गया ना साल के एंड में। तो आपने क्या किया 31/12 आपका 2020 आपने कहा बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, आप ऐसे जानते हो, मैं यहीं पे दिखा देता हूं, आप चाहो तो वर्किंग में दिखा देना। पर बच्चे आप बताओ डेप्रिसिएशन कितने पे चार्ज किया जाएगा, पूरे 4 लाख पे। पूरे 4 लाख इज द कॉस्ट ऑफ योर मशीन, 4 लाख रुपीज पूरे 4 लाख पे। रेट कितना है जी 10% आपका है, 10%। ठीक है, सवाल उठता है कि कितने समय का। याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि इन द फर्स्ट ईयर जब जो डेप्रिसिएशन चार्जिंग शुरू होता है, दैट स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच एसेट हैज बीन पुट इन ए रनिंग कंडीशन।
दो मशीनरी हमने यहां परचेज किया है, बट एसेट आपका रनिंग कंडीशन में यहां पे आया है मेरे बच्चे, यहां से डिप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू करेंगे टिल द एंड। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 महीने, इस बार दिसंबर में एंड हो रहा है, मार्च तक मत काउंट कर लेना। 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो ये हो गया आपका 6/12, तो कितना हो गया 20,000 का अमाउंट आपका, 20,000 20,000 रुपए। तो 20,000 चार्ज करने के बाद मेरे बच्चे 31/12/2020 को बाई बैलेंस, सर ये हमें दिखाना होगा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं समझा रहा हूं रिवीजन में दिक्कत ना हो इसलिए कर दिया, डायरेक्टली कर सकते हैं आप। बाई बैलेंस सीडी, बताओ जरा, एक ही तो मशीन है अभी M1, उसकी वैल्यू कितनी बच गई? तो 4 लाख में से 20 डिप्रिशिएट हो गया, यानी कि 380 की वैल्यू बच गई है, 3,80,000 है ना। 4 लाख में से 20 डिप्रिशिएट हो गया, तो हमारे पास वैल्यू कितना बच गया 380 का। ये लीजिए आप यहाँ पे आपका 4 लाख एंड 4 लाख से हमने इसको खत्म किया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। आगे आता हूं, अगले साल 1 2021 टू बैलेंस BD 3,80,000 380। सुनो ना क्या हुआ अगले साल में, समय आगे चला मेरे बच्चे और 1 फरवरी को एक नया मशीन लिया। तो 1 फरवरी 2021 को लिखो ना टू बैंक अकाउंट, और इस बार क्योंकि एक ही डेट पे सारे खर्चे हुए थे ना इस M2 पे, तो मैं अलग अलग क्यों एंट्री करूं, मैं 250 की पूरी एंट्री इकट्ठा करूंगा। आपको भी यही काम करना है, सेम डेट खर्च होगा, आपको उसी दिन सारी एंट्री इकट्ठा करके दिखा दो। डेट अलग अलग होगा तो मेरे बच्चे उस केस में आपको करना होगा, ठीक है ना। ये भी काम खत्म हो गया। तो अब सुनो और क्या हुआ, और क्या हुआ, समय आगे चला यही साल, और साल के एंड में ही देखो एक नया मशीन ले लिया साल के एंड में, यानी कि 31/12/2021 लिखो ना टू बैंक अकाउंट। और ये मशीन कौन सा है M3, कितने की मशीन है 550 का, तो 550 का अमाउंट लेकर आ गए 550। अब हमें आज ही यानी कि 31/12/2021 को हमें क्या करना है जी, डेप्रिसिएशन। तो लिखिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा आपका M1 पे, M2 पे और M3 पे। अरे सुनो ना मेरी बात, SLM चल रहा है पहले से। जब SLM मेथड होता है मेरे बच्चे, तो डेप्रिसिएशन हमेशा हम कॉस्ट पे चार्ज करते हैं, इस बात को आप जानते हैं। तो जरा बताओ M1 की कॉस्ट कितनी है, क्या ये M1 की कॉस्ट है? ना 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 ना, M1 की कॉस्ट ये थी 4 लाख रुपीज। तो आपको 4 लाख पे मेरे बच्चे पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, क्योंकि करंट ईयर में पूरे साल वो एसेट्स यूज किया। तो 40,000 SLM मेथड है ना। M2 जो कि आपने यहां परचेज किया था, जरा बताओ कितने महीने आपने यूज किया करंट ईयर में? तो 1 फरवरी ना, जनवरी हटा दो, सिर्फ जनवरी हमने यूज नहीं किया, बाकी तो 11 महीने यूज किए हैं। तो जरा बताओ 2,50,000 पे आपका 10% और 11 महीने का 11 डिवाइडेड बाई 12 आपका ये आ गया 22,917 का अमाउंट आपका। ये भी हो गया, M1 भी हो गया, M2 भी हो गया। कम टू M3 पे आइए। M3 मेरे बच्चे साल के एंड में ही परचेज किया था, काहे का डेप्रिसिएशन यार, एक दिन भी यूज नहीं किया, बदमाश, क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। तो 62,917 का अमाउंट यहां निकल के आ गया, ठीक है ना। और तो इसमें कुछ हुआ नहीं है आपका, बाकी तो अगले साल की कहानी है। आप इसको 31/12/21 को लिखो ना बाई बैलेंस CD। हमारे पास कौन कौन सा जी, तो एंड में आपका जो मशीन बच गया दैट इज एक तो आपका M1, M2 और M3, ठीक है ना। तो अब जब M1 की वैल्यू लिखूंगा तो ध्यान रखना स्टार्टिंग वैल्यू 380 है, हमें इसी में से माइनस करना है। 380 में 40 आपका डेप्रिशिएट हो गया, तो कितना बच गया 340 है ना। ये 380 में से आपने 40,000 हटा दिया, ये ब्रैकेट वाली बात है आपको समझाने के लिए, तो कितना बच गया 340। आप ये मत सोच लेना कि यार जब SLM है तो जब भी वैल्यू लिखूंगा तो हमेशा हम कॉस्ट में से माइनस करेंगे, ना ना ना, कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। लेकिन वैल्यू कितना बचा, तो स्टार्टिंग में जितना था उसमें हमने 40 माइनस किया 340 का। M2 मेरे बच्चे 250 में इसको माइनस करो ना और लिखो डायरेक्टली कितना हुआ, 250 माइनस 22,917, ये आ गया 227,083
083 और M3 आपका 550 हो गया, 5,50,000। बताओ बाहर कितना, तो 550 प्लस 227,083 और प्लस आपका 3,40,000, ये आ गया आपका, गलती क्या शायद 340 प्लस 227,083 प्लस 550, ये आ गया आपका 11,17,000। आप लोग कैलकुलेशन चेक करना, कहीं गलती ना करो मैं, 083, ठीक है ना, ये हमारा निकल के आ गया। और इस तरीके से मेरे बच्चे ये हमारा सेकेंड ईयर भी हमारा कंप्लीट हो गया है ना। इसमें हमने जब ऐड किया आपका 62917, तो ये आ गया 11,80,000 और यहां भी कितना हो गया आपका 11,80,000 का अमाउंट आपका। ठीक है, अगले साल आ जाओ, फर्स्ट 2022 और यहां पे हमने क्या बोला, टू बैलेंस बीडी। कोई बताएगा कि ओपनिंग बैलेंस कितना, 11,17,083 का अमाउंट। और मैं नहीं लिखूंगा कि इसमें तीनों मशीन का इतना इतना वैल्यू मिला हुआ है, अरे समय आगे चला, यहां देखो ना। और करंट ईयर में मेरे बच्चे यहां पे क्या हुआ, जब समय आगे चला, एक तो M1 को बेचा, M4 लिया। पहले M4 को तो परचेज कर लूं, कौन सा दिन है, फर्स्ट फोर 2022 को आप बोलेंगे टू बैंक अकाउंट, और ये मशीन कौन सा है, M4। बताइए कितने का आपका, 2,40,000, तो लिखिए यहां पे 2,40,000। और आज ही हमने क्या किया, M1 को सेल किया है, तो फर्स्ट 2022 M1 को जो आपने सेल किया है, जरा बताओ M1 की वैल्यू इसमें कितनी मिली हुई है, 340। हमें माइनस करना है, और वो माइनस करने के लिए मेरे बच्चे वर्किंग नोट्स में आपको आना पड़ेगा, और लिखो मेरे साथ कंप्यूटेशन। सर ये वर्किंग एग्जाम में दिखाना चाहिए, यस, अगर बड़ा क्वेश्चन है तो फिर दिखाना चाहिए, ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ, कौन सा जी, M1 पे कैसे लिखते हैं जी, हम पहले लेते हैं बुक वैल्यू ऑफ M1 एज ऑन स्टार्टिंग में, इस साल के स्टार्टिंग में, फर्स्ट 2022। बताओ M1 की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, 340, 3,40,000 रुपए। इसमें माइनस कीजिए पहले आप डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल, अप टू डेट ऑफ सेल, जरा बताओ कितना। तो मेरे बच्चे एसएलए मेथड है पहले से, याद रखना, चेंज जो हुआ है ना वो साल के एंड में हुआ है। इस पूरे साल में जो भी काम करोगे आपको पुराने मेथड से करना है, जिस दिन चेंज हुआ उसके बाद हम क्या करते हैं, नए मेथड को लेके आते हैं। समझो मेरी बात ना। तो हमें क्या करना है, यहां पे कि ये क्या बदमाश बच्ची बोल रही कि आपका क्वेश्चन पढ़ो बच्चे ध्यान से। कंपनी डिसाइड, एक बच्ची पूछ रही है कि सर ये आपका WDB, पता नहीं क्या लिखी है, WDB है ना, पता नहीं। अरे पढ़ा, क्वेश्चन कहता है कि पांचवें क्वेश्चन के नीचे से सेकेंड लास्ट लाइन की, कंपनी डिसाइडेड टू चेंज मेथड फ्रॉम WDB टू SLM। ओहो शिट, और हमने क्या कर दिया, अरे पहले नहीं बता सकती थी, पहले ये मैंने कैसे लिख दिया फिर यहां पे इस क्वेश्चन में जो आपका है फ्रॉम WDB टू SLM है, फ्रॉम WDB टू SLM। ओहो, फ्रॉम WDB टू SLM, ये पहले बोलते बदमाश, ये गंदी बच्ची है, इतने समय से नहीं बताया इसने, अब बता रही है। पहले WDB था और अब कहता है कि SLM हो गया। अब तो पूरा क्वेश्चन चेंज करा देगी बदमाशी। पहले आपका WDB था, अब SLM आपका हो गया। चलो कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा जो चेंज करना है। WDB था पहले, तो आपका 380 पे आपका 10% यहां पे आ जाएगा 38,000। पहले बोलना चाहिए था बदमाशों, बाय डेप्रिसिएशन यहां पे कितना जी, तो आपका WDB पहले से था ना, तो यानी कि 38,000। ठीक है, इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नया मशीन है, चल गया आपका। तो कितना निकल के आ गया जी, 38,000 प्लस 22,917, ये आ गया आपका यहाँ पे 6917। तो यहाँ पे
ये 60,000 हो गया, 6917। तो बैलेंस कितना बच गया जी हमारे पास? 380 में 38 गया, यहां थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब आप लोग को इसलिए बैठाता हूं कि आप मुझे बता दो कुछ अगर गलती कर रहा हूं तो। 380 में 38 गया, लेकिन आप इतना लेट बताते हैं आप लोग बदमाश। तो कितना हो गया जी यहाँ पे, सही करो। 380 में 3,80,000 में 38 गया, ये आ गया 3,42,000 है ना, 342। अभी सब चेंज करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ जरा। M2 कितने का हो गया? तो 250 माइनस आपका 22,917, ये आ गया आपका 227,083। और जो M3 है आपका 5,50,000। तो कितना हो गया? प्लस 550 और प्लस 342,000, ये आ गया 11,19,083 का अमाउंट। ठीक है ना? अब तो ठीक है यहाँ पे। अब इसको क्लोज कीजिए। 60917 प्लस ये 11,80,000, 1180 यहां भी आ गया, और ये आपका इधर भी आ गया 1180 है ना। हमने क्वेश्चन गलत पढ़ दिया था वहां पे, पहले WD भी बाद में इसलिए हुआ। ठीक है कोई बात नहीं। अब आइए आप ट्रैक पे हम आ गए। अब आ गया मेरे बच्चे करंट ईयर आपका। नहीं चेंज करूंगा, चेंज कर दिया मैंने। अब अगले साल में आ जाइए। अगले साल के स्टार्टिंग में मेरे बच्चे यहां पे, यानी कि आपका 1 अप्रैल कहां गया, 1 2022 लिखो आप यहां पे। टू बैलेंस बीडी है ना, कितना? 11,19,083 का अमाउंट आपका। ठीक है ना। फिर हमने क्या किया जी, इसके बाद आ गए। अब लिखो फटाफट। अब तो ठीक है, 1 अप्रैल 2022 को हम लोग क्या बोलेंगे? टू बैंक अकाउंट। ये नया मशीन हमारे पास आया है, उसका नाम M4 था। M4 है ना आपका वो। ये सर कितने का? 2,40,000 का, 2,40,000 रुपए का। और आज मेरे बच्चे हमने क्या किया? M1 को बेच दिया है। तो 1 4 आपका 2022 को M1 की वैल्यू इसमें कितनी है? 342। वो हमें हटाना है, तो कोई नहीं, लिख दो पहले 342 यहां पे आपका 342 है ना। नाउ डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल। पहले मेथड क्या है? WD भी है, तो हम WD से काम करेंगे। 342,000 इंटू रेट आपका 10% है। और मुझे बताओ जरा कितने महीने आपने यूज किया अगर यहां बेच दिया तो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना, क्योंकि स्टार्टिंग में बेच दिया अप्रैल का जी 3 मंथ्स। तो 3/12 आपका कितना हो गया? 342,000 का 10% और आपका यहां पे 4 से डिवाइड किया, ये आ गया मेरे बच्चे 8550। इसको माइनस करके जो वैल्यू आएगा विल से बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। बताइए कितना निकल के आ गया? तो 342,000 में अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये आ गया आपका 3,33,450। और मुझे बताओ इसको सोल्ड फॉर हमने कितने में बेच दिया है? 72। मत कहना 80,000 मेरे बच्चे। 80,000 में 8 माइनस करके आपके हाथ में फर्म में जो पैसा आया होगा ना, वो सिर्फ 72 आया होगा। जिसने बेचा है उसने अपना कमीशन माइनस करके पैसा आपको दिया होगा। तो 72,000 अगर आप हटाते हैं, 2,61,450 का यहाँ पे आपको लॉस ऑन सेल हो गया। लॉस ऑन सेल, ठीक है ना। कितना? 261। तो लिखो ना यहाँ पे, आपने कहा बाय डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया हमने? 8550। फिर आपने कहा बाय बैंक, हमने बेचा कितने में? आपको नेट अमाउंट से ही एंट्री करना है। आप ये मत सोचना कि सर 80 से कर लेते हैं फिर 8 अलग कर लेंगे ना। नेट अमाउंट से एंट्री होता है बच्चे अकाउंट से, रियल लाइफ में भी। और जो आपको लॉस हो गया बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बताइए लॉस कितने का आपका हो गया? तो 2,61,450 का अमाउंट है ना। ये काम पूरा हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया बच्चे, आपका यहां पे खत्म किया। हमने मशीन जो था बेच दिया।
हमने इस मशीन को परचेज करने की एंट्री कर लिया, M1 को बेच के साल के एंड में आ गया। एंड की बातें यहां पे करना मुश्किल है, मैं ट्राई करता हूं यहीं पे 31, 12 एंड 22 को कम से कम डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाला जो काम है वो तो यहां पे हम लोग कर ही सकते हैं। साल के एंड में डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करूंगा, तो M1 तो बिक गया ना, अब हमें M2 पे चार्ज करना है, M3 पे चार्ज करना है और M4 पे चार्ज करना है। ठीक है, वो कितना मैं वर्किंग में दिखा दूं क्या, वर्किंग नोट्स नंबर 2 लिखिए। कंप्यूटेशन लिख देता हूं ताकि थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगा रिवीजन के टाइम पे। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड ऑन 31 दिसंबर, कौन सा दिन, ये 22, इस पे कौन से मेथड से चार्ज किया जाएगा जी, तो बाय, अब नया मेथड क्या है, SLM, बाय SLM, और किस रेट से आपका 10%, तो अब वो मैं दिखा देता हूं। एक तो M2 पे कितना, मेरे बच्चे ध्यान देना, अब SLM मेथड हो गया है, तो जब भी SLM से चार्ज किया जाएगा तो उसकी कॉस्ट पे आप मुझे बताओ M2 की कॉस्ट कितने की थी, ये देखो ना, M2 की कॉस्ट यहां रिकॉर्ड किया था हमने 250, और हम इस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, ये करंट ईयर हमारा है। तो ये मशीन पहले से है ना, तो हम पूरे साल का चार्ज करेंगे। अरे डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या इतना करना, चलो कोई बात नहीं, आप कहीं बदमाशी न करो रिवीजन टाइम पे। तो 2,50,000 पे हम लोग क्या करेंगे, 10% पूरे साल का, यानी कि 25,000 का डेप्रिसिएशन। M3 पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा मेरे बच्चे, M3 वो भी देखो हमने पिछले साल ही परचेज किया था 31/12 को, पूरे साल का, तो 550 पे, और याद रखना SLM हो गया ना, तो अब 10% के हिसाब से, यानी कि 55,000। M4 जो आपने इस साल ही परचेज किया था, कितने का जी, 240 का, तो 240 पे आपका 10%, और कितने समय का, तो 1 4 से दिसंबर, यानी कि 9 महीने का, 9/12, जितने समय हमने यूज किया, बताइए कितना, तो 24,000 पूरे साल का इंटू 9 डिवाइड बाई 12 आपका, ये आ गया 18,000। आओ ना, इसको लिख लो आप यहां पे। M2 पे चार्ज किया हमने 25,000, M3 पे चार्ज किया हमने 55,000, और M4 पे चार्ज किया हमने 18,000। टोटल कितना आ गया, तो 18 प्लस 55 और प्लस आपका 25,000, ये आ गया 98,000। लिख दो यहाँ पे 98। मेरे पास जगह नहीं है मेरे बच्चे, आप तो यहीं पे लिखना, और मैं उस चीज को यहां पे दिखा देता हूं। आप तो वहीं पे लिखोगे, लेकिन मैं क्या करता हूं कि चीजें यहां दिखा देता हूं कि अब हमें यहां पे क्या लिखना है जी, 31/12/2022 को बाई बैलेंस CD है ना, मेरे पास जगह नहीं है, तो आप तो यही लिखिए, मैं यहां दिखा देता हूं कि M2 की वैल्यू, M3 की वैल्यू और M4 की वैल्यू कितनी है ना बच्चे। तो सुनो ना, M2 की वैल्यू कितनी, M2 साल के स्टार्टिंग में कितने का है, ये वैल्यू रहा साल के स्टार्टिंग में, यानी कि 227,083, ये स्टार्टिंग की वैल्यू है, और इसमें से M2 में हमने कितना चार्ज कर दिया, 25,000, तो अब ये वैल्यू बच गया 202,083। M3 मेरे बच्चे आपका स्टार्टिंग में कितने का था, 550 का, 550 में से आपने 55 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो बच गया 495 आपका। और M4 जो कि हमारे पास आपका स्टार्टिंग में 240 का था, 240 में से 18,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो 222,000 बाहर कीजिए, 495 इसको ऐड करो, एंड 202,083, ये आ गया 919,083, आपका दोनों से टैली कर जाएगा, काम यहां पे हमारा खत्म हो गया। यही तो करना है, क्या दिक्कत है, हमने इस क्वेश्चन में 5 से 6 मिनट खराब कर दिया, लेकिन आप सच्ची बताओ, मानता हूं खराब हुआ, लेकिन क्वेश्चन तो आपको समझ में आया ना, कॉन्सेप्ट तो समझ में आया ना, एक सीख तो आपने लिया कम से कम कि संतोष सर जैसा नहीं बनना है, आपको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, उसको प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से लिखना है। मैंने गलत किया मेरे बच्चे, मैं गलत किया, मैं क्या करूं, बुढ़ा हो गया हूं ना, 200-250 साल एज हो गया पढ़ाते पढ़ाते, मैं क्या करूं, चीजें अब याद ठीक से नहीं रहती है, ठीक से नहीं पढ़ पाता हूं, गलती किया। आप वो गलती नहीं करना, बहुत प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे, आंसर को लिखेंगे।
चलिए आज की क्लास मेरे बच्चे हम यहीं पर रोकते हैं। अगली क्लास में अभी मुझे एक कॉन्सेप्ट आपको कराना है, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, क्योंकि यहां तो हमने कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं मेंटेन किया, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बातें आ जाए तो अकाउंटिंग में कैसे इंपैक्ट डालेंगे हम वो भी अगली क्लास में सीखेंगे। और अभी तो बहुत सारी बातें मुझे आपके साथ करनी है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करूंगा। अब सारे प्यारे बच्चों को, अब सारे बच्चों को बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी। सब कुछ डेट गलती है, कुछ भी है वो सब सही कर लेना आप लोग। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, हो सकता है कुछ मैंने गलती लिख दिया होगा, डेट ये सब आपका, अब जो भी आपका ऐसे डेट कुछ गलती नजर नहीं आ रहा है, पर जो भी आपको सब सही कर लेंगे। कॉन्सेप्ट आपके बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते बच्चे इसका कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू जी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Vishal, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in founded. I have purchased my CMA Intermediate from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. ये आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।